नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 421, उनकी संकटपूर्ण स्थिति का लाभ उठाना। आखिर आप हैं कौन? शेन तू नानतियान को ये यून की पहचान पर संदेह होने लगा था। यून यानतियान का उससे द्वेष रखना अब कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शेन तू नानतियान को विश्वास नहीं हो रहा था कि 15 साल के बच्चे का उससे कोई करीबी रिश्ता हो सकता है। शायद यून यानतियान के परिवार को उसी ने मार डाला हो। दुर्भाग्यवश शेन तू नानतियान निर्दयी था और उसने कई लोगों को मार डाला था। इसलिए उसके मन में कई लोगों के प्रति द्वेष था और इसी कारण वह तुरंत ये पता नहीं लगा सका कि ये यून कौन है। ये यून ने शेन तू नानतियान की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरते हुए झुककर शेन तू नानतियान का हाथ पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हो? इस समय शेन तू नानतियान बिल्कुल असहाय था, मानो वह एक टिमटिमाती लौ हो। वह ये यून का विरोध कैसे कर सकता था? ये यून द्वारा उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी उतारते ही उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। यून, शेन तू नानतियान की अंतरस्थानिक अंगूठी में उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाहित था। शेन तू परिवार के वंशज होने के नाते शेन तू नानतियान के पास स्वाभाविक रूप से अपार धन दौलत थी। उस समय जब ये यून को शेन तू नानतियान ने बंदी बना लिया था तो शेन तू नानतियान ने ये यून की अंतरस्थानिक अंगूठी की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि ये यून उसके मुकाबले बहुत गरीब था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई थीं। शेन तू नानतियान का अंतरस्थानिक वलय ये यून को बहुत आकर्षित कर रहा था। वह रिंग में मौजूद अच्छी चीजों को बर्बाद नहीं कर सकता था। एक छोटी सी चीज के लिए भी पूरी तरह से तैयार। ये यून ने 1000 हाथों वाली दादी की अंतरस्थानिक अंगूठी भी ले ली। दोनों अंगूठियां बेहद उच्च गुणवत्ता की थीं। उनका आंतरिक क्षेत्रफल ये यून द्वारा पहनी गई अंगूठी के क्षेत्रफल से 10 गुना से भी अधिक था। और ये यून ने जो अंगूठी पहनी हुई थी वह उसे लिन शिंटोग ने आत्मा पोषण की गोली के साथ दी थी। अगर ये यून ने वह अंगूठी ताया दिव्य साम्राज्य में पहनी होती तो फर्क और भी ज्यादा होता। अच्छी अंगूठी, ये यून ने हर्षोल्लास से प्रशंसा की। इस समय शेन तू नानतियान और 1000 हाथों वाली दादी इतनी क्रोधित थी कि मानो उनके फेफड़े फटने वाले थे। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। जब लिन परिवार ने उन्हें कैद कर लिया तो उन्होंने उनकी खतरनाक स्थिति का फायदा उठाकर उनकी अंतरस्थानिक अंगूठी को चुराने की कोशिश नहीं की। तियान युआन युग में शक्तिशाली परिवारों को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता था, इसलिए वे ऐसे काम नहीं करते थे। हालांकि ये यून की नजर में तथाकथित शक्तिशाली परिवार का ये रुतबा बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। शेन तू नानतियान और 1000 हाथों वाली दादी का अपनी अपनी अंगूठियों से मानसिक जुड़ाव था। अगर कोई उनकी अंतरस्थानिक अंगूठियों को छूता तो उसे इसका एहसास होता। अगर दूसरे व्यक्ति की मानसिक शक्तियां उनकी जितनी प्रबल नहीं होती तो वह अंतरस्थानिक अंगूठी को खोल नहीं पाता। बेशक वर्तमान शेन तू नानतियान के लिए स्थिति बिल्कुल अलग थी। शेन तू नानतियान की मानसिक स्थिति बेहद खराब थी। वह मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की एक भी मोहर को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा था। ये यून ने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को शेन तू नानतियान के अंतरस्थानिक घेरे में निर्दयतापूर्वक लगा दिया। उसने आध्यात्मिक संबंध को बेरहमी से मिटा दिया। शेन तू नानतियान चीख उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जिस क्षण ये यून ने मानसिक संपर्क मिटाया, शेन तू नानतियान को ऐसा लगा मानो उसके दिमाग का एक टुकड़ा अचानक काट दिया गया हो। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे पसीना आने लगा। शेन तू नानतियान के हृदय में असीम घृणा उत्पन्न हो उठी। उसने अपने जीवन में कभी इतनी घृणा महसूस नहीं की थी। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया था, उसकी साधना शक्ति कम हो गई थी और उसे एक कलकोठरी में बंद कर दिया गया था। एक उच्च कोटि की स्त्री जो उसकी होने वाली थी अब उसके साथ नहीं थी। फिर एक चींटी जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसने बाद में उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी चुरा ली और उसके मानसिक चिन्ह को मिटा दिया। इस समय ये यून लापरवाही से शेन तू नानतियान की अंतरस्थानिक अंगूठी की तलाशी ले रहा था। जब शेन तू नानतियान ने अपनी अंगूठी की तलाशी होते हुए देखा तो इस अपमान से उसकी आंखें फटने वाली थीं। ये यून ने शेन तू नानतियान के अंतरस्थानिक वलय का त्वरित सर्वेक्षण पूरा कर लिया। उन्होंने कुछ खोजें की। सबसे पहले जैड पत्थरों का एक ढेर था। उनके अंदर तरह तरह की साधना तकनीकें और विरासतें थीं। इनमें से कुछ विरासतें शेन तू परिवार के लिए अत्यंत मूल्यवान थीं। इन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पारिवारिक योगदान अंक आवश्यक थे। उन विरासत संबंधी ग्रंथों की संख्या लगभग 4-5 थी। वहां एक प्राचीन जैड पत्थर का स्क्रॉल भी था जिस पर जटिल रून उत्कीर्ण थे। थोड़ी सी खोजबीन करने पर उन्होंने पुष्टि की कि यह प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत है। निस्संदेह यह जैड स्क्रॉल महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से शेन तू परिवार द्वारा निकाला गया था। जैड स्क्रॉल के अलावा ये यून को कई सारे अमृत भी मिले। इन सभी उत्तम अमृत की बोतलों के अंदर आत्मा को पोषण देने और घावों को भरने वाली उच्च कोटि की औषधियां थीं। इन औषधि की बोतलों के अलावा 3 बड़े संदूक भी थे। ये संदूक एक विशेष धातु से बने थे। इनमें से प्रत्येक के बाहरी भाग पर मुहरें भी लगी हुई थीं। ये यून ने संदूक बाहर निकाले और ताला खोलने के लिए सोनिक डेथ ब्लेड का इस्तेमाल किया। एक लात मारकर उसने ढक्कन खोल दिया। तुरंत ही शुद्ध और शक्तिशाली स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसने पूरे कालकोठरी को भर दिया। संदूकों के अंदर बड़े करीने से सजी हुई वीरान हड्डियों के अवशेष थे। ये वीरान अस्थि अवशेष गुणवत्ता में अत्यंत शुद्ध और एक समान थे। यद्यपि वे उतने कीमती नहीं थे, फिर भी वे 3 विशाल संदूकों के बराबर थे। योद्धाओं की दुनिया में एक समान गुणवत्ता वाले उजाड़ हड्डियों के अवशेषों का उपयोग अक्सर सभी प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के लिए सामान्य मुद्रा के रूप में किया जाता था।
शेन तू नानतियान इन तीनों संदूकों का इस्तेमाल साधना के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये उनकी संपत्ति थी। शहर में घूमने फिरने के दौरान वे इसका इस्तेमाल दिल खोलकर खर्च करने के लिए करते थे। ये यून ने औपचारिकता का पालन किए बिना अवशेषों से भरे तीनों बड़े संदूक अपने पास रख लिए। अंततः ये हथियार थे। शेन तू नानतियान तलवारबाज था। ये यून ने एक नीली तलवार निकाली। ये शेन तू नानतियान की साथी तलवार थी। ये यून के हाथों में अपनी साथी तलवार देखकर शेन तू नानतियान की आंखें लाल हो गईं। यह उनके अंतरस्थानिक वलय में सबसे मूल्यवान वस्तु थी। यह उन्हें शेन तू कुलपति द्वारा उनके वयस्क होने पर प्रदान की गई थी। शेन तू कुलपति की ओर से मिला उपहार निश्चित रूप से मूल्यवान होगा। शानदार तलवार। ये यून ने नीले रंग की लंबी तलवार निकाली। जैसे ही उसने उसे लहराया, शेन तू नानतियान का शरीर कांप उठा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। उसकी प्रिय तलवार अब ये यून के हाथों में बेपरवाही से थी। यह एहसास ऐसा था मानो उसकी सबसे प्रिय स्त्री, जो उसके प्रति समर्पित थी, का ये यून द्वारा अपमान किया जा रहा हो। यून यानटियन, तुम एक भयानक मौत के लायक हो। शेन तू नानतियन ने एक भयंकर श्राप दिया, लेकिन इस क्षण उसे अपनी आत्मा में एक पीड़ा महसूस हुई, मानो किसी ने उस पर 10,000 पाउंड का हथौड़ा मार दिया हो। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। शेन तू नानतियान की कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए ये यून ने बेरहमी से नीली तलवार के साथ उसके मानसिक संबंध को मिटा दिया। ये यून ने औपचारिकता नहीं बरती और शेन तू नानतियान की तलवार अपने पास रख ली। उसे बस एक तलवार की जरूरत थी। इससे पहले ताया दिव्य नगरी के बुजुर्गों ने ये उनको तलवार और कृपाण का एक सेट देने का वादा किया था। हालांकि ताया दिव्य साम्राज्य पर एक विनाशकारी राक्षसी झुंड के हमले के कारण उसे हथियार सेट देने का मामला स्थगित कर दिया गया। ये यून के पास मौजूद तलवार और कृपाण सेटों में रहस्यमय जंग लगी तलवार को छोड़कर बाकी सभी बेहद सामान्य थे। दुर्भाग्यवश अंगूठी में इतने सारे खजाने मिलने के बावजूद ये यून को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिला। ये स्वाभाविक था, क्योंकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का रहस्य कोई साधना विधि पुस्तिका नहीं थी। इसे किसी जेड स्क्रॉल में कोडित नहीं किया जा सकता था। शेन तू नानतियान को इसे अपने साथ ले जाने देना व्यर्थ था। शेन तू नानतियान की अंगूठी की छानबीन करने के बाद ये यून ने 1000 हाथों वाली दादी की अंगूठी की छानबीन करने का फैसला किया। हालांकि उनकी साधना का स्तर सीमित होने के बावजूद 1000 हाथों वाली दादी की मानसिक ऊर्जाएं अभी भी ठीक थीं। उनकी आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। ये यून ने एक बार प्रयास किया, लेकिन वह 1000 हाथों वाली दादी के मानसिक संबंध को मिटाने में असमर्थ रहा। वास्तव में उसे एक आध्यात्मिक आघात का अनुभव हुआ, जिससे उसकी आत्मा में एक हल्का दर्द उत्पन्न हुआ। ये यून ने अपनी भौहें भींच ली और 1000 हाथों वाली दादी की ओर मुड़ा। वह घृणा से ये यून को घूर रही थी और ताना मारते हुए बोली, छोटे बदमाश, क्या तुझे लगता है कि तू मेरा मानसिक संपर्क मिटा सकता है? सपने देखना बंद करो। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही ये यून ने अपने पैर ऊपर उठाए और पूरी ताकत से 1000 हाथों वाली दादी के चेहरे पर लात मार दी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ ये यून की लात ने अस्त व्यस्त हालत में खड़ी 1000 हाथों वाली दादी के सिर को कालकोटरी की पत्थर की दीवारों से टकरा दिया। 1000 हाथों वाली दादी चीख पड़ी, क्योंकि उनके शरीर को बांधने वाली जंजीरें खनकने और बजने लगी। ये यून ने बिना किसी दया के अपना दाहिना पैर लगातार आगे बढ़ाया। उसका हर हमला 1000 हाथों वाली दादी के चेहरे पर था। बिना किसी साधना और युआनची के 1000 हाथों वाली दादी एक साधारण दादी ही थी। भला वह ये यून के इस प्रहार को कैसे सहन कर पाती? 1000 हाथों वाली दादी को ये यून ने तब तक कुचला जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, और इस समय उन्हें सिर में भयानक दर्द महसूस हुआ। जब उनके विचार अस्त व्यस्त थे, उसी क्षण ये यून ने उनकी अंतरस्थानिक अंगूठी पर बने उनके मानसिक संपर्क चिन्ह को बेरहमी से मिटा दिया। ये यून ने 1000 हाथों वाली दादी की अंतरस्थानिक अंगूठी पकड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, आप चीजों को इतना मुश्किल क्यों बना रही हैं? आप पहले से ही यहाँ कैद हैं और आपकी साधना बाधित हो चुकी है। आप अंगूठी क्यों रोक रही हैं? ये यून ने 1000 हाथों वाली दादी की अंतरस्थानिक अंगूठी में छानबीन की और उसकी भयंकर आंखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 1000 हाथों वाली दादी की अंतरस्थानिक अंगूठी में तो और भी बहुत कुछ बढ़िया चीजें थीं। उसमें अस्थि अवशेषों से भरे 5 बड़े संदूक थे। वहां साधना तकनीकों की कई पुस्तिकाएं, हथियार और दवाइयां थीं। उनकी गुणवत्ता शेन तू नानतियान की अंगूठी में मौजूद वस्तुओं से भी कहीं अधिक थी। और ये यून को उसकी इच्छा के अनुसार 1000 हाथों वाली दादी की अंगूठी में एक कृपाण मिल गई। ये कृपाण 1000 हाथों वाली दादी द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई थी, बल्कि यह उनके संग्रह का हिस्सा थी। कृपाण का रंग गहरा लाल था। कृपाण के हैंडल पर एक सजीव भूत का सिर उकेरा गया था, जिससे यह बेहद भयावह दिखती थी। तलवार की धार पर खून जैसा लाल कमल शब्द अंकित थे। लाल कमल की तलवार। ये यून ने लापरवाही से कृपाण लहराए और खून के रंग की किरणें ऐसी लग रही थी मानो खून से लथपथ तूफान उमड़ रहा हो। इस तलवार ने जाहिर तौर पर बहुत सारा ताजा खून पिया था, क्योंकि इसने अनगिनत बार हत्याएं की थी। तलवार पर एकत्रित घातक ऊर्जा ही उसे एक घातक हथियार बनाने के लिए पर्याप्त थी। शानदार तलवार। ये यून बहुत संतुष्ट थी। ये कृपाण 1000 हाथों वाली दादी की संग्रह वस्तु मात्र थी, इसलिए इस पर दादी द्वारा छोड़े गए कोई मानसिक चिन्ह नहीं थे। ये यून ने बड़ी प्रसन्नता से कृपाण पर अपना मानसिक चिन्ह अंकित कर दिया। छोटे कमीने, मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। 1000 हाथों वाली दादी ने कर्कश स्वर में चिल्लाया। वह इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जंजीरें भी खनक रही थीं। ये यून ने उस बुढ़िया की अनदेखी की और अंगूठी में छानबीन जारी रखी। उसने हर औषधि की बोतल खोली और उसे सूंघा। अचानक उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। उसे वह मिल गया था। वाकई उसके पास वह था। ये यून ने नीले जहर की एक बोतल खोली। जैसे ही उसने बोतल को धीरे से पलटा, उसमें से एक गहरे नीले रंग की गोली निकली, जिससे एक चुभती हुई ठंडक महसूस हुई।
ये कहा जा सकता है कि यह गोली यी यून के लिए अविस्मरणीय थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पहले भी जबरदस्ती ऐसी ही गोली खिलाई गई थी। इसका नाम 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली था। अध्याय 422 आपको ठीक होने में मदद करना। 7 विषैली दिव्य यीन गोली वास्तव में जहरीली नहीं थी। इसमें केवल अत्यंत ठंडी यीन ऊर्जा थी जो बहुत दमनकारी थी। यदि कोई कमजोर साधना स्तर वाला व्यक्ति इसे निगल लेता तो इससे उसकी नसें टूट सकती थी, जिससे उसकी साधना क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। ये यून को 7 विषैली दिव्य यीन की गोली पकड़े देखकर 1000 हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान के मुंह सिकुड़ गए। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये यून गोली को पहचान पाएगा। इसकी वजह ये थी कि यह गोली बेहद कीमती थी। ये शेंतु परिवार द्वारा बनाया गया एक गुप्त मिश्रण था। ये यून जैसे कनिष्ठ व्यक्ति का इससे कभी कोई वास्ता नहीं रहा होगा। ये यून गोली से खेल रहा था। उसे बस पकड़ने मात्र से ही ये यून को अपने शरीर में ठंडक का एहसास हो रहा था। ये यून को 2 महीने पहले अपनी अस्थि मज्जा में हिमंदी ऊर्जा के प्रवेश करने का एहसास अभी भी स्पष्ट रूप से याद था। उस समय जब हिम ऊर्जा ये यून के दांतियान और उसकी सभी रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर गई तो उसे आत्मा की गहराई से एक असहनीय ठंड का अनुभव हुआ। इसके बाद ये यून द्वारा विकसित शुद्ध यांग युआन ऊर्जा भी हिम ऊर्जा से तेजी से क्षीण हो गई। परिणाम स्वरूप उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। फिर उसकी भौहों और बालों पर बर्फ की बूंदें जम गईं। इसके बाद उसके काले बाल भी सफेद हो गए। ये यून की पीठ शेंतु नानतियान की ओर थी और उसने गोली को अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच पकड़ रखा था। कालकोठरी की मोमबत्ती की रोशनी में वह क्रिस्टल जैसी पारदर्शी गोली के आर पार देख सकता था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी गोली के आर पार अवास्तविक और सुंदर लग रही थी। ये यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ये वही गोली थी जो शेंतु नानतियान ने उसे खिलाई थी, जिसके कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा था और वह लगभग मौत के कगार पर पहुंच गया था। ये यून ने काफी देर तक इस गोली को निहारते हुए बिताया। ये यून के पीछे 1000 हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये यून क्या कर रही है। ये बच्चा 7 विषैली दिव्य यीन गोली में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। शेंतु नानतियान चिंतित हो रहा था। इतनी खतरनाक गोली का इस बच्चे के हाथ में पड़ जाना और उसका जीवन पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में होना, जबकि वह किसी भी तरह का प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। असंभव, ये छोटा बदमाश किसी मशहूर खानदान से तो नहीं है। ये तो पहली नजर में ही पता चल जाता है। यह जरूर कोई गवार होगा जिसे सूजी ने किसी दूरदराज इलाके में पाया होगा। अपने अनुभव से यह 7 विषैली दिव्य यीन गोली को कैसे पहचान सकता है? हो सकता है कि वह इसे कोई खजाना समझ रहा हो। 1000 हाथों वाली दादी ने यून के वंश को नकार दिया। तियान युआन की दुनिया में बड़े पारिवारिक कुलों के लोगों में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती थी। बड़े पारिवारिक कुलों की विरासत इतनी विशाल थी कि उसे समझना मुश्किल था। भला साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक योद्धा उनसे कैसे मुकाबला कर सकता था? इसलिए 1000 हाथों वाली दादी ये यून से घोर नफरत करती थी। उसकी नजरों में ये यून एक छोटी चींटी जैसी आकृति मात्र थी। वह इस बात से बेहद नाराज थी कि अब वह उसके हाथों में थी। जब ये यून 7 विषैली दिव्य यीन गोली की प्रशंसा कर रहा था तो उसने अचानक अपना मुंह खोला। मुझे आपके किसी भी इंतरस्थानिक छल्ले में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है। ये सुनकर शेंतु नानतियान ने उपहास किया। वह सोच रहा था, क्या ये स्पष्ट नहीं था? बेशक वह ये शब्द कभी भी जोर से नहीं बोलेगा। ये यून को उकसाने का ये बिल्कुल भी सही समय नहीं था। ऐसा लगता है कि आप दोनों का इरादा महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रकट करने का नहीं है। ये यून ने यह भी कहा। एक और सरासर बकवास। शेंतु नानतियान जानता था कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र ही उसे जीवित रखने का एकमात्र तुरुप का पत्ता था। वह इसे किसी भी कीमत पर प्रकट नहीं करेगा। यून नाम के इस लड़के ने इतनी मूर्खतापूर्ण बात कही, इसका मतलब है कि उसमें बुद्धि की कमी है। जब शेंतु नानतियान के मन में ये बुरे विचार आ रहे थे तभी यून अचानक मुड़ा और उसने शेंतु नानतियान और 1000 हाथों वाली दादी को शरारती नजर से देखा। शेंतु नानतियान का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यून की निगाहों का क्या मतलब है। इस समय 1000 हाथों वाली दादी का चेहरा उदास था और उन्होंने अपनी कर्कश आवाज में कहा, बेटा, शाश्वत हिम तलवार तियान एरको और हिम आत्मा शीतलता रेशम कीट की गोली मुझे लौटा दो। इन दोनों वस्तुओं को तुम्हारे द्वारा अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो जब मेरा शेंतु परिवार बातचीत के लिए आएगा तो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। इटर्नल फ्रॉस्ट स्वॉर्ड शेंतु नानतियन की साथी तलवार थी, जो वही नीली तलवार थी जिसे यी यून ने अपने पास रखा था। ये शेंतु नानतियन की सबसे कीमती वस्तु थी। अगर शेंतु परिवार बातचीत शुरू करते समय तलवार वापस मांगता है तो ये बहुत ही सामान्य बात होगी। फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल के बारे में क्या? ये यून थोड़ी देर के लिए झिझका। क्या उसके हाथ में फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल थी? 1000 हाथों वाली दादी की मैली आंखों को अपने हाथ में रखी 7 विषैली दिव्य यीन गोली को देखते हुए देखकर ये यून अचानक उस बुढ़िया के इरादों को समझ गया। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल है? ये यून अपने हाथ में मौजूद गोली को देखकर थोड़ा अचंभित लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है? 1000 हाथों वाली दादी ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। कितना गवार है, अच्छे खानदान से नहीं है। अगर तुम में थोड़ी बहुत प्रतिभा है तो क्या हुआ? तुम तो कीमती चीजों को भी नहीं पहचान सकते। तुम तो फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल को भी नहीं पहचान सकते। 1000 हाथों वाली दादी ने विचित्र आवाज में ये यून का मजाक उड़ाया। उसने जिस फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल का जिक्र किया था वह कहीं ज्यादा मशहूर थी। इसके अलावा 1000 हैंड ग्रैनी की इंतरस्थानिक अंगूठी में एक जेड स्क्रॉल था जिसमें फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल के बारे में बताया गया था। ये फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल 7 नॉक्सियस डिवाइन यीन पिल से बेहद मिलती जुलती थी।
यहाँ तक कि एक अनुभवी रसायनज्ञ भी पहली नज़र में इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता। हालांकि दोनों गोलियों का असर बिल्कुल अलग था। फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल एक बेहद कारगर दवा थी। इसे बनाने में आने वाली कठिनाई को नजरअंदाज कर दे तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां ग्रेट एम्प्रेस अवशेष को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों से बस थोड़ी ही कमतर थी। फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल तुम्हारे जैसे साधना स्तर वाले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तुम डेसोलेट हेवन मास्टर के शिष्य हो, जिसकी युद्ध शक्ति तो नामात्र की भी नहीं है। तुम्हारे पास जो गोली है वह बेकार है। इसे मुझे लौटा दो, वरना कुछ दिनों में होने वाली बातचीत में हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। तुम्हारे लिन परिवार की छवि खराब होगी। तुम अभी भी लिन परिवार में रहना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि कुलमाता लिन तुम्हें इस तरह की हरकतें करने देंगी? हजार हाथों वाली दादी की बातें बेहद तर्कसंगत थी, इतनी कि यून लगभग उन पर विश्वास करने ही वाला था। तथापि ये यून ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल, 7 नॉक्सियस डिवाइन यीन पिल। यदि वे कम समझ वाले कनिष्ठ होते तो वे दो अत्यंत समान गोलियों में अंतर नहीं कर पाते। हालांकि ये यून ने स्वयं 7 विषैली दिव्य यीन गोली खाई थी। उस कड़ाके की ठंड से होने वाला दर्द जो हड्डियों तक पहुंच जाता था, उसी से उन्हें ये गोली याद है। तो फिर वह 7 हानिकारक दिव्य यीन गोलियों की गलत पहचान कैसे कर सकता था? आप कह रहे हैं कि यह फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल है? ये यून मुस्कुराया। फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल एक अनमोल औषधि थी। थाउजेंड हैंड रैनी का यह नाटक जानबूझकर किया गया था ताकि वह इसे पहचानने में गलती कर दे। ये यून के ठंडे मुखौटे और चिढ़ाने वाले लहजे को देखकर हजार हाथों वाली दादी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या इस बच्चे को कुछ पता हो सकता है? वह चाहती थी कि ये यून को लगे कि उसके पास फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल है। अगर ये यून उसकी अंतरस्थानिक अनुभूति में खोजबीन करता रहता तो उसे फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल के बारे में बताने वाला जेड स्क्रॉल मिल जाता, जो 7 नॉक्सियस डिवाइन यीन पिल से लगभग मिलता जुलता था। ऐसे में ये यून को उसकी बातों पर यकीन जरूर हो जाएगा। और उस जेड स्क्रॉल में ये बताया गया था कि कम साधना स्तर वाले कनिष्ठ साधक फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वे फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल को पानी में पिघलाकर बनाया गया सूप पी सकते हैं। एक बार जब फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल को सूप में बदल दिया जाता है तो इसके औषधीय गुण धीरे धीरे फैल जाते हैं। तब युआन फाउंडेशन क्षेत्र का एक कनिष्ठ व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकता है। हजार हाथों वाली दादी का मानना था कि उनके लालची स्वभाव को देखते हुए वह गोली की कीमती होने का जितना अधिक दिखावा करेगी, जितना अधिक वह कहेगी कि शेंतु परिवार गोली के मामले को आगे बढ़ाएगा, उतना ही वह गोली वापस नहीं करेगा। वह लिन परिवार को धोखा देता और चुपके से गोली लेता और उसे पानी में मिलाकर पी लेता। उस स्थिति में वह 7 घातक दिव्य यीन की गोली निगल रहा होगा। अंततः जब हिम ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती तो उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती, जिससे उसकी साधना बाधित हो जाती। हजार हाथों वाली दादी इसी परिणाम का सपना देख रही थी। यह संभव है, उनके ज्ञान के आधार पर उनके लिए 7 नॉक्सियस डिवाइन यीन पिल और फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल के बीच अंतर करना असंभव है। हजार हाथों वाली दादी सोच ही रही थी कि यून धीरे धीरे बोलने लगी। देखा, फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल, मैं इतनी कीमती गोली लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर मैंने इसे ले लिया तो शेंतु परिवार बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर जरूर जोर देगा। तब मैं अपनी इज्जत बचा नहीं पाऊंगी और इससे बातचीत में खलल पड़ेगा। अगर मुझे महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से कोई खबर नहीं मिली तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया होगा। ये यून द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने की इच्छा ने हजार हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान को चौंका दिया। हजार हाथों वाली दादी को ये यून के संदेह का डर था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इसका उल्टा असर होगा। ये बच्चा बहुत ही लापरवाह था। वह इतनी आसानी से अपना रवैया कैसे बदल सकता था? शेंतु नानतियान और हजार हाथों वाली दादी ने जल्दी से कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की जिससे ही उनको बिना शक पैदा किए 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली निगलने के लिए लुभाया जा सके। हालांकि इस समय ये यून शेंतु नानतियान के सामने आकर मुस्कुराए और बोली, दरअसल आप दोनों के घाव वाकई बहुत गंभीर हैं। आप दोनों लिन परिवार के मेहमान हैं, फिर भी इतनी बुरी तरह घायल हो गए। मुझे इस बात का बहुत दुख है। चूंकि यह फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म पिल बहुत कीमती है, इसलिए मैं इसे आपको खिला दूंगी। इस तरह आप अपने घावों का इलाज कर सकेंगे और लिन परिवार को अपनी खराब मेहमाननवाजी के लिए आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये यून ने ये कहते हुए शेन तू नानतियान का मुंह चुटकी से खोल दिया। शेन तू नानतियान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। आप क्या कर रहे हो? शेन तू नानतियान कारण भयभीत हो गया, लेकिन ये यून ने भ्रमित होने का नाटक करते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। ये यून ने ये कहते ही 7 विषैली दिव्य यीन की गोली शेन तू नानतियान के मुंह में रख दी। गोली के जीभ से छूते ही उसके शरीर में कड़ाके की ठंडक दौड़ गई, जिससे शेन तू नानतियान बुरी तरह डर गया। उसके होंठ पीले पड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। वह डर के मारे लगभग होश ही खो बैठा था। शेन तू नानतियान जैसे व्यक्ति के लिए मृत्यु उतनी भयावह नहीं थी जितनी कि उसकी सभी नसों का क्षतिग्रस्त होना और उसकी साधना शक्ति का नष्ट हो जाना। यह मृत्यु से 10,000 गुना अधिक भयावह था। कोई रोक नहीं। शेन तू नानतियान की आंखें खून से लाल हो गईं और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। लेकिन जब उसकी साधना का स्तर पूरी तरह से दबा हुआ था तो वही उनका विरोध कैसे कर सकता था? 7 विषैली दिव्य यीन की गोली उसके मुंह में पिघलने लगी। औषधीय सार के अंश शेन तू नानतियान की नसों और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करने लगे। बच्चे रुक जाओ! हजार हाथों वाली दादी भी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाईं। लेकिन ये यून ने उनकी बात अनसुनी कर दी। छोटे कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हजार हाथों वाली दादी ने आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन ये यून ने एक लात मारकर उन्हें पीछे की ओर उड़ा दिया। पेंग! हजार हाथों वाली दादी ने दयनीय ढंग से दीवार पर धावा बोल दिया। अपने प्रिय पोते को साधना खोते देख उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें पता है ये कौन सी गोली है?
हजार हाथों वाली दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा। इस क्षण उन्हें आखिरकार इस संभावना का एहसास हुआ। मैं 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली को पहचान सकता हूँ, भले ही वो पानी में बदल जाए। ये यून ने बेपरवाही से कहा और हजार हाथों वाली दादी अवाक रह गई। उसने इसे कैसे पहचान लिया? उसने तो गोली का नाम भी सही सही बता दिया था। और इस समय 7वीं शैली दिव्य यीन की गोली अभी भी शेंतू नानतियान के मुंह में थी। वह निराशा से भरा हुआ महसूस कर रहा था और उसे निगलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। अध्याय 423। तो ये तुम ही थे। शेंतू नानतियान ने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। अतीत में वह दूसरों के भाग्य का सूचक था। उसे किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का निर्णय करने की पूर्ण शक्ति का अनुभव करना अच्छा लगता था। उसके हाथों में मौजूद व्यक्ति चाहे कितनी भी विनती करे, वह अपनी मर्जी के मुताबिक ही करता था। लेकिन अब उसका जीवन किसी और के हाथों में था। चाहे वह कितनी भी विनती करे या नरमी दिखाए, दूसरा पक्ष उसके भाग्य का फैसला अपनी मर्जी से कर सकता था। यह भावना शेंतू नानतियान को टूटने की कगार पर धकेल रही थी। नहीं नहीं, शेंतू नानतियान ने बड़ी मुश्किल से कहा। वह स्वभाव से अहंकारी था और बचपन से ही उसे बहुत सम्मान प्राप्त था। उसने पहले कभी इस तरह का अपमान महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे हार माननी ही पड़ी। उसकी मौजूदा चोटों को देखते हुए 7वीं शैली दिव्य यीन की गोली निगलने से उसकी साधना निश्चित रूप से बाधित हो जाती। इसमें कोई संदेह नहीं था। ये यून का चेहरा भावहीन था। जैसे ही उसने हवा में हाथ बढ़ाया, एक निर्जन स्वर्ग स्वामी होने की उसकी मानसिक ऊर्जा मात्र से ही वह 7वीं शैली दिव्य यीन गोली को टेलीकाइनेटिक रूप से नियंत्रित कर सकता था। रुको, जल्दी रुको। हजार हाथों वाली दादी बहुत चिंतित थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी सबसे प्रतिभाशाली पोती ये यून के हाथों अपंग हो जाए। ये गोली तियान एर की साधना को पनबू बना देगी। अगर तियान एर पनबू हो गया तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो शेंतू परिवार तुम्हें महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी बिल्कुल नहीं देगा, और मैं तुम्हें बताने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हजार हाथों वाली दादी ने जल्दी से कहा। कुलमाता लिन की मंशा के अनुसार वह शेंतू नानतियन को न तो मारेंगी और न ही अपंग करेगी। उन्हें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी के बदले में शेंतू नानतियन की अभी भी आवश्यकता थी। शेंतू नानतियान और हजार हाथों वाली दादी यह बात जानती थी, इसलिए उन्हें विश्वास था कि ये ज्यादा से ज्यादा शारीरिक पीड़ा ही पहुंचा सकता है और उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हालांकि अब शेंतू नानतियान के शरीर में औषधीय सार की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिससे हजार हाथों वाली दादी भयभीत हो गई। जैसे ही ये यून ने गोली को नियंत्रित किया, उसके होठों के कोने मुड़ गए। चिंता मत करो, मैं उसे सचमुच कैसे अपंग कर सकता हूँ। मैं अभी युवा स्वामी नानतियन से उस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बदले में कुछ पाने की उम्मीद कर रहा हूँ। ये यून के ऐसा कहते ही हजार हाथों वाली दादी ने राहत की सांस ली। कम से कम इस छोटे बदमाश ने अपनी अक्ल तो नहीं खोई थी। लेकिन ये यून को न छोड़ते देख हजार हाथों वाली दादी ने गुस्से से कहा, तो जल्दी रुक जाओ। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो तियान एर की साधना सचमुच बर्बाद हो जाएगी, और अगर उस छोटी चुड़ैल लड़की की टूटी हुई नसें नहीं जुड़ पाई तो लिन परिवार तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे योगदान से वे तुम्हें इस तरह की हरकत करने देंगे? वह छोटी चुड़ैल लड़की लिन परिवार की सबसे प्रिय है। अगर तुमने लिन परिवार की योजनाओं को बिगाड़ा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, आपकी बात सही है, ये यून ने धीरे से कहा। हालांकि जब वह बोल रहा था, 7वीं शैली दिव्य यीन गोली का औषधीय सार धीरे धीरे शेंतू नानतियान के शरीर में प्रवेश कर रहा था। शेंतू नानतियान का चेहरा पीला पड़ गया था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक हल्का हल्का कांपने लगा था। धीरे धीरे शेंतू नानतियान के शरीर के भीतर हिम ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा। उसकी भौहें बर्फ की तरह जमने लगी थी। ये यून ने आगे कहा, शेंतू परिवार को यह विश्वास दिलाने के लिए कि शेंतू नानतियान अभी भी महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं उसकी साधना को कम से कम थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचाऊंगा। साथ ही मैं उसकी नसों में कुछ आंतरिक घाव छोड़ दूंगा। फिर कोई समस्या नहीं होगी। जब ये यून ने यह कहा तो हजार हाथों वाली दादी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये सुनकर शेंतू नानतियान को ऐसा लगा जैसे वह किसी शिखर से नीचे गिर पड़ा हो। शेंतू नानतियान जैसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति के लिए अगर कम उम्र में ही उसकी नसों में कोई आंतरिक चोट रह जाती तो चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपने युग का शीर्ष प्रतिभावान नहीं रह जाता। ऐसे में कुल में उसका रुतबा बहुत गिर जाता। छोटे बदमाश, तू पागल हो गया है। हजार हाथों वाली दादी क्रोध से कांप उठी। क्या तुझे लगता है कि तियान एर की प्रतिभा के एक हिस्से को अपंग करके परिवार के उच्च अधिकारी उसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी देकर उसका उद्धार कर लेंगे? शेंतू परिवार अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक अद्वितीय प्रतिभा को बहुत महत्व देगा। हालांकि अगर शेंतू नानतियन को हटा दिया जाता तो शेंतू परिवार में उनका महत्व बहुत कम हो जाता। शेंतू कुलपिता अपनी निजी पसंद के कारण महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण चीज को किसी और को नहीं सौंपेंगे। बिल्कुल, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बस एक छोटी सी अंदरूनी चोट छोड़ दूंगा जिससे उसकी प्रतिभा पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। इसका पता लगाना आसान नहीं होगा। वैसे भी क्या आप दोनों इस बात को छिपाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? जब ये यून ने ये कहा तो हजार हाथों वाली दादी और शेंतू नानतियान के कानों में जो शब्द पड़े वे किसी राक्षस की शैतानी हंसी के समान थे। उन्हें ये यून को इसे छिपाने में मदद करने के लिए राजी करना। ये यून ने उन्हें चाकू से घायल कर दिया था, लेकिन उन्हें किसी को भी इसके बारे में बताने नहीं दिया। सोचो, वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हालांकि वर्तमान स्थिति में उन्हें वाकई ये यून को ये तथ्य छिपाने में मदद करनी पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था कि शेंतू परिवार उनका साथ छोड़ देगा। चाहे शेंतू नानतियान हो या हजार हाथों वाली दादी, वे मरना नहीं चाहती थीं।
वे लिन परिवार से भागना चाहती थीं। उनकी बातें भले ही कठोर लगे, लेकिन उन्हें डर था कि शेनतू परिवार उनके जीवन से अधिक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी को प्राथमिकता देगा। इस स्थिति में हजार हाथों वाली दादी और शेनतू नानुटियन स्वाभाविक रूप से परिवार को यह नहीं बता सकते थे कि वे पहले ही आंतरिक रूप से घायल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो चून की 7 विषैली दिव्य यीन गोली पूरी तरह से नीली नहीं गई थी, बल्कि उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही शरीर में गया था, इसलिए छिपी हुई चोटें ज्यादा गंभीर नहीं होंगी। वे अभी भी कुछ संसाधनों का उपयोग करके इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बेशक इससे शेनतू नानुतियान की साधना की गति पर असर पड़ेगा। इससे उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह सोचकर ही शेनतू नानुतियन का दिल दुख से भर गया। इस बच्चे के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, फिर भी उसे इस सच्चाई को छिपाने में उसकी मदद करनी पड़ी। यह ऐसा था मानो किसी के दांत टूट गए हों, लेकिन फिर भी उसे निगलना पड़े। अंतहीन दर्द और घृणा ने शेनतू नानुतियान को जकड़ लिया था। वह जानता था कि अब तक उसने जो 7 विषैली दिव्य यीन गोली ली थी, उसके औषधीय सार ने उसके दांतियान को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा दी थी। और इसी क्षण यीयुन ने अचानक हाथ छोड़ दिया। 7 विषैली दिव्य यीन गोली अब यीयुन की मानसिक ऊर्जा के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। शेनतू नानुतियान ने महसूस किया कि उसका जबड़ा ढीला पड़ गया है। वह तुरंत जमीन पर लुढ़क गया और गोली थूक दी। उफ! शेनतू नानुतियन जमीन पर लौटते हुए उल्टी करने लगा और उसने अपनी गर्दन पकड़ ली। वह अपने शरीर में समा चुकी औषधीय शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक बार जब 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली का औषधीय सार शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हिम ऊर्जा नाड़ियों और दांतियान में गहराई तक प्रवेश कर जाती है, तो वह इसे उल्टी करके बाहर कैसे निकाल सकता है। काफी देर तक उल्टी करने की कोशिश करने के बाद भी शेनतू नानुतियान कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाया। वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। शेनतू नानुतियान ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में असीम घृणा झलक रही थी जब उसने यीयुन को देखा। उसने कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं की थी। यहाँ तक कि चरवाहे लड़के के प्रति नफरत भी उस युवक के प्रति उसके मन में मौजूद नफरत का केवल 1% थी। जब शेनतू नानुतियन ने चरवाहे लड़के के बारे में सोचा तो उसका दिल अचानक बैठ गया। ओह! कुछ महीने पहले शेनतू नानुतियान ने चरवाहे लड़के से निपटने के लिए एक जाल बिछाया था। अंत में चरवाहे लड़के ने 10,000 दिव्य राजा की हत्या कर दी। इससे शेनतू परिवार के लोग शेनतू नानुतियान के खिलाफ हो गए और उनकी आलोचना करने लगे। परिणामस्वरूप शेनतू नानुतियान पर काफी दबाव आ गया। हालांकि शेनतू परिवार के मुखिया ने मामले को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। शेनतू नानुतियन को स्वाभाविक रूप से उस चरवाहे लड़के से दिल से नफरत थी, और यह सब एक दूसरे युवक की वजह से हुआ। उसने बार बार उस छोटी चुड़ैल लड़की की रक्षा की थी। उसने शेनतू नानुतियन का ध्यान भटका दिया था, जिससे उजड़ जाति के जासूस को मौका मिल गया था। अगर ऐसा न होता तो शेनतू नानुतियन को चरवाहे लड़के से निपटने के लिए जाल बिछाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब शेनतू नानुतियन को वह प्रक्रिया याद आ गई जिसके तहत उन्होंने युवक से निपटा था। उसने पहले उसे कालकोठरी में डाल दिया और 10 दिन की सजा तय की। फिर उसने यह अफवाह फैलाई कि वह 10 दिन बाद हृदय के टुकड़े टुकड़े करने की सजा का इस्तेमाल करेगा ताकि हताश जाति को उसे बचाने के लिए लुभा सके। कालकोठरी में युवक को जंजीरों में जकड़कर जबरन 7 विषैली दिव्य यीन की गोली खिलाई गई थी। शेनतू नानुतियान युवक की साधना को पनडुब्बी बनाना चाहता था ताकि बचाए जाने पर भी वह भविष्य में कोई खतरा न बन सके। 7 नॉक्सियस डिवाइन यीन पिल इस काम को बखूबी करने में सक्षम थी। यह ऐसी चीज थी जिसे कोई भी पहचान नहीं सकता था और इसीलिए यह एकदम सही विकल्प था। इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर उनका वर्तमान अनुभव भी काफी हद तक इसी तरह का था। ऐसा लग रहा था मानो ये बिल्कुल एक जैसा हो। इतिहास का यह अविश्वसनीय संयोग उन्हीं पर दोहराया गया था। क्या ऐसा हो सकता है? शेनतू नानुतियान ने अचानक खून की प्यास से भरी निगाहों से यीयुन की ओर देखा। उसकी निगाहों में हत्या का भाव साफ झलक रहा था। उसके सामने की दोनों आंखें धीरे धीरे कुछ महीने पहले के उस युवक की नफरत भरी आंखों से मिल गईं। दोनों की उम्र 15 वर्ष थी और इस युवक ने 7 विषैली दिव्य यीन गोली को पहचान लिया। सही कहा ना, अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद वह 7 विषैली दिव्य यीन गोली को कैसे पहचान पाया? वह इसे फ्रॉस्ट सोल चिल सिल्कवर्म गोली से इतनी सटीकता से कैसे अलग कर पाया? क्योंकि उसने इसे पहले भी खाया था। उसे अतीत की सारी नफरत याद आ गई। अब अपनी योजनाओं के जरिए उसने उन्हें चरण दर चरण पूरी तरह से दोहरा लिया था ताकि शेनतू नानुतियन को इसका एहसास हो जाए। उस समय शेनतू नानुतियान ने युवक के साथ जो किया था उसे पूरी तरह से दोहराया गया था। तुम ही हो वो छोटे बदमाश। आहा! शेनतू नानुतियान पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने अपना आपा खोकर यीयुन पर हमला कर दिया। हालांकि उसका सामना यीयुन के एक जोरदार मुक्के से हुआ। पेंग! यीयुन का मुक्का शेनतू नानुतियान के चेहरे पर लगा। उसका चेहरा मानो फटे हुए रंग के कारखाने जैसा हो गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला और काला पड़ गया था और उसकी नाक से बहुत खून बह रहा था। शेनतू नानुतियान पीठ के बल एक बार फिर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह कड़वाहट से हंसने लगा। तुम ही हो कमीने, तुम ही हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा गला घोंट देता। नहीं, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल उजाड़ जाति को बाहर निकालने के लिए नहीं करता। मैं तुम्हारा दिल वही टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं तुम्हें मरने नहीं देता। मैं तुम्हारा इलाज 1000 बार 10,000 सालों तक करता। मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा देता। आहा! मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। शेनतू नानुतियान पागलों की तरह जमीन पर बेतहाशा खरोंच रहा था। उसकी उंगलियों की त्वचा फटने से उसके पो सफेद पड़ गए थे। पुआ! बिना किसी चेतावनी के शेनतू नानुतियान ने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह लगभग पागलपन की कगार पर था।
वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। ये यून द्वारा उसे जबरदस्ती सेवन नोक्सियस डिवाइन यिन पिल का एक छोटा सा हिस्सा खिलाने से हिम ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उसके हृदय में क्रोध की आग भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप उसने खून की उल्टी कर दी। ये तो सचमुच गुस्से से खून की उल्टी करने जैसा था। जब मनुष्यों का सामना किसी ऐसी चीज से होता था जो उन्हें क्रोधित कर देती थी, तो वे क्रोध से मर सकते थे। आमतौर पर एक योद्धा इस अवस्था तक पहुंच जाता है। उनके मन में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध के कारण यह एक जुनून बन जाता है जो उनकी साधना को प्रभावित करता है। अब ये यून शेनतू नानुतियान का मानसिक राक्षस बन चुका था। जब तक ये यून की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह क्रोध शेनतू नानुतियान को जीवन भर के लिए घायल कर देगा। ये यून, मैं शेनतू नानुतियान कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जीते जी मौत का दर्द दूंगा। ये यून ने शेनतू नानुतियान की ओर देखा। शेनतू नानुतियान ने आखिरकार उसे पहचान लिया था। उसे इस पर न तो आश्चर्य हुआ और न ही उसे कोई आपत्ति थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यून नानुतियान के प्रति उसकी घृणा ये यून के रूप में उसके द्वारा उत्पन्न घृणा से कहीं अधिक थी। इसलिए शेनतू नानुतियान के लिए उसे पहचानना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। ठुड्डी पर हाथ रखकर ये यून ने धीरे धीरे मुखौटा उतार दिया। अध्याय 424, बुरी ऊर्जा का रोपण। मुखौटा हटते ही शेनतू नानुतियान ने एक बहुत ही परिचित लेकिन घृणित चेहरा देखा। ये यून, सच में तुम ही हो। शेनतू नानुतियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके नाखूनों ने उसकी हथेलियों को तब तक छेदा जब तक कि उनसे खून नहीं निकलने लगा। तुमने स्पष्ट रूप से 7 विषैली दिव्य यीन गोली निगल ली है। क्यों, तुम्हारी साधना शक्ति अभी तक कमजोर क्यों नहीं हुई? शेनतू नानुतियान को विश्वास नहीं हो रहा था कि हालांकि यीयुन को कुछ महीने पहले बचा लिया गया था, लेकिन शेनतू नानुतियान की राय में यीयुन को अपाहिज हो जाना चाहिए था। इस तरह जीना मौत से भी बदतर होता। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यीयुन जैसा एक तुच्छ व्यक्ति, जिसे वह कभी भी कुचलकर मार सकता था, अब उसके सामने खड़ा होगा और उसके भाग्य का नियंत्रण उसी के हाथ में होगा। उस समय उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था, उसे ठीक वैसा ही जवाब मिला था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ महीने पहले उसने जिस चींटी को लापरवाही से कुचलकर मार डाला था, वही चींटी कुछ महीने बाद उस पर पैर रख रही हो। एक चींटी एक इंसान को कुचलकर मार डालती है। ये तो बिल्कुल एक अकल्पनीय मामला था। उस समय चू शाही निवास में जब शेनतू नानुतियान यीयुन को हटा रहा था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा चौंकाने वाला उलटफेर हो सकता है। असंभव, असंभव, ये कैसे संभव हो सकता है? शेनतू नानुतियान ने इस बात को बार बार दोहराया, मानो वह किसी प्रेतबाधित व्यक्ति हो। यीयुन ने धीरे से उसकी कलाई दबाई और धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ चरवाहे लड़के की उपचार विधि अनोखी है। इसके अलावा मैंने अपनी विकृत आंखों का उपयोग करके वरिष्ठ चरवाहे लड़के का मार्गदर्शन किया ताकि वे मेरी नसों का उपचार कर सकें। इस प्रक्रिया में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। जहां तक आपकी बात है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। यीयुन ने आसानी से अपने उपचार का जिम्मा चरवाहे लड़के पर डाल दिया। चरवाहे लड़के के पास असाधारण क्षमता थी। मृत्यु दिव्य क्रांति से पीड़ित होने के बावजूद भी वह शेनतू परिवार के वतन के वध द्वारा स्थापित युद्ध संरचना में आसानी से प्रवेश कर सकता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यीयुन का उपचार कर सकता था। इसके अलावा यीयुन की ऊर्जा दृष्टि दूसरों के लिए बहुत रहस्यमय थी। वह जो चाहे कह सकता था। यीयुन की असली पहचान जानने के बाद शेनतू नानुतियान को गहरा सदमा लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह खुला रह गया। वह बेजान अवस्था में गिर पड़ा। इससे पहले गंभीर चोटों की श्रृंखला और उकसावे और यातना की श्रृंखला के बाद शेनतू नानुतियान पहले से ही बेहद उत्तेजित अवस्था में था। और अब जब उसे अंतिम जानलेवा झटका लगा, तो शेनतू नानुतियान वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ हो गया। वह भाग्य के इस उलटफेर को स्वीकार नहीं कर सका। एक सम्राट के लिए भिखारी का सिर कलम कर देना एक साधारण सी बात थी। इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ महीनों बाद ही भिखारी विद्रोह कर बैठेगा, सम्राट को कैद कर लेगा और उसे बेरहमी से यातनाएं देगा। सम्राट क्या सोचेगा? इसे केवल मानसिक टूटन कहना पर्याप्त नहीं था। ये 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली अभी पूरी नहीं हुई है। यीयुन ने शेनतू नानुतियान को नजरअंदाज करते हुए 1000 हाथों वाली दादी की ओर देखा। 1000 हाथों वाली दादी घबरा गई। उसके सिर के सफेद बाल खड़े होने लगे। छोटे कमीने तू। उद्धरण चिन्ह। 1000 हाथों वाली दादी के अपने शब्द पूरे करने से पहले ही यीयुन ने अपनी उंगलियां झटक दी और अपनी मानसिक ऊर्जा के बल पर 7 विषैली दिव्य यीन गोली सीधे 1000 हाथों वाली दादी के मुंह में भेज दी। 1000 हाथों वाली दादी चीखती हुई जमीन पर लेट गई। उसने उल्टी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 7 विषैली दिव्य यीन की गोली पहले ही उसके पेट में जा चुकी थी। भयानक हिम ऊर्जा धीरे धीरे 1000 हाथों वाली दादी की रक्त वाहिकाओं में रिसने लगी। जैसे ही औषधीय सार उसके शरीर में प्रवेश किया, 1000 हाथों वाली दादी कांपने लगी। उनके सूखे होंठ सफेद पड़ गए, जबकि उनकी भौहों और चेहरे पर बर्फ की एक पतली परत जम गई। 1000 हाथों वाली दादी ने शेनतू नानुतियान से भी अधिक मात्रा में 7 विषैली दिव्य यीन की गोली खाई थी। हालांकि 1000 हाथों वाली दादी की शारीरिक स्थिति शेनतू नानुतियान से कहीं बेहतर थी। यीयुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि को लगातार खुला रखा और 7 विषैली दिव्य यीन की गोली के औषधीय सार को दादी के शरीर में प्रवाहित होते हुए देखा। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि औषधीय सार बिल्कुल सही था। इससे उसकी उम्र कुछ कम हो गई, लेकिन उसकी साधना पूरी तरह से बाधित नहीं हुई। हालांकि उसके शरीर में हिमपात की ऊर्जा के प्रवेश करने से एक अवशिष्ट प्रभाव रह गया था, जिससे उसकी ताकत को काफी नुकसान पहुंचा था। तुम एक भयानक मौत मरोगे। 1000 हाथों वाली दादी हौंफ रही थी। उसकी हर सांस से बर्फीले कण निकल रहे थे। हालांकि यीयुन के लिए ये गाली गलौज मच्छर के काटने से कम नहीं थी। जब कोई महिला लड़ाई में किसी को हरा नहीं पाती, तो वही महिला दूसरे पक्ष की निंदा करने के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करती है।
हजार हाथों वाली दादी की विकसित युवांशी को औषधीय सार द्वारा क्षीण होते देख ये यून ने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति को छुआ और लगभग जीर्ण जानवरों की हड्डियों का एक ढेर निकाला। अभी एक आखिरी मामला बाकी था। ये यून ने लाल आंखों वाले भेड़िए की हड्डियों को अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिनमें वह काली बुरी ऊर्जा समाहित थी। एक विचार के साथ बैंगनी क्रिस्टल द्वारा काली ऊर्जा को सोख लिया गया। जब हजार हाथों वाली दादी और शेंतु नानुतियन संघर्ष में व्यस्त थे, तब यून ने काली ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे एक भूत की तरह पीछे से शेंतु नानुतियन के हृदय में प्रवेश करा दिया। वाह, काली गैस किसी भूत की तरह चुपचाप शेंतु नानुतियन के शरीर को भेदती हुई आगे बढ़ रही थी। उस क्षण शेंतु नानुतियन के शरीर में अचानक कंपन महसूस हुई, लेकिन फिर ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। ये यून नहीं चाहता था कि शेंतु नानुतियन या हजार हाथों वाली दादी उसे अपने शरीर में काली गैस प्रवेश करते हुए देखें। अगर उन्हें पता चल जाता कि वह काली ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है, तो यह बहुत ही चौंकाने वाली बात होती। सब काम खत्म करने के बाद ये यून ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वह अपनी भावनाओं को सहने और छुपाने में माहिर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह पसंद था। वह दुश्मनी को जल्दी खत्म करना और बेफिक्र जिंदगी जीना पसंद करता था। ये यून खुद को कभी सज्जन नहीं समझता था। अगर उसे किसी से शिकायत होती तो वह निश्चित रूप से बदला लेता। वह उदारता का दिखावा नहीं करता था, भले ही वह दूसरे व्यक्ति से स्पष्ट रूप से नफरत करता हो। किसी कुलीन व्यक्ति के लिए बदला लेने में 10 साल का समय कोई ज्यादा लंबा नहीं होता। इस कहावत के बारे में ये उनको काफी दुखद लगा। अगर थोड़े समय में बदला लिया जा सकता है तो 10 साल तक कौन सहन करेगा। ये यून निश्चिंत होकर कालकोठरी से बाहर निकला। कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर उसने लिन शिंटोग नाम की एक लड़की को देखा। लिन शिंटोग हमेशा की तरह अपने बेदाग सफेद वस्त्रों में थी। अंधेरे तहखाने के प्रवेश द्वार पर वह बिल्कुल बेमेल लग रही थी। वह किसी परी की तरह दिख रही थी जो नरक में भटक गई हो। ये यून की नजर देखकर लिन शिंटोग के होंठ हल्के से मुड़े। तुम शेंतु नानुतियन से मिलने गई थी? हाँ, ये यून ने सिर हिलाया। कुलमाता लिन ने मूल रूप से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी के बदले शेंतु नानुतियन को बख्शने का इरादा किया था। हालांकि ये यून के कुटिल इरादे के चलते उन्होंने शेंतु नानुतियन को छोड़ने से पहले उसे यातना दी। लिन शिंटोग भी इस बात से अवगत थी। लिन शिंटोग ने देखा कि ये यून ने अपना मुखौटा उतार दिया था। ये स्पष्ट था कि शेंतु नानुतियन अब ये यून की असली पहचान जान चुका था। उसे नहीं पता था कि शेंतु नानुतियन के मन में इसके क्या विचार आ रहे होंगे। ये सोचते हुए लिन शिंटोग ने एक दुर्लभ चंचल मुस्कान बिखेरी और कहा, जो भी तुम्हें नाराज करेगा उसका दुर्भाग्य अवश्य ही आएगा। उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। ओह, ये यून ने अजीब तरह से भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसने कुछ ऐसे काम किए थे जिन पर उसे शर्म नहीं थी, फिर भी लिन शिंटोग को इसका एहसास होने पर उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ बुरा करते हुए पकड़ा गया हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन शिंटोग मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं। दुश्मन पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वो सही था। सच कहूं तो तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम कई ऐसे काम कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती, और उनमें से कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने सोचा भी न हो। मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी रक्षा कर रहे हो। जैसा कि लिन शिंटोग ने कहा, उसने एक समझदारी भरी हंसी दी। यह एक अजीब सी अनुभूति थी। बचपन में उपेक्षित रहने के कारण उसका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। हालांकि कुलमाता उसके प्रति दयालु थी, लेकिन उनका पद ऊंचा था। लिन परिवार के आंतरिक मामलों का निर्णय वही करती थी, इसलिए लिन शिंटोग को हमेशा उनसे दूरी महसूस होती थी। कुलमाता के बहुत सारे पोते पोतियां थे और लिन शिंटोग उनमें से एक थी। इसी वजह से लिन शिंटोग कुलमाता के सामने भी बहुत सावधानी से पेश आती थी। सूजी के आने पर ही लिन शिंटोग को पहली बार लगा कि वह किसी पर भरोसा कर सकती है। हालांकि सूजी तो आखिर एक बड़े थे, उनके द्वारा सुरक्षित रहना स्वाभाविक था, और अब सुरक्षा की यह भावना उसे उसी पीढ़ी के एक युवक से मिली थी। यह उसका पहला अनुभव था जिसने इसे बेहद अद्भुत बना दिया। जब लिन परिवार पहली बार ये यून के संपर्क में आया तो लिन शिंटोग वास्तव में बहुत हैरान थी। उस समय उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून उसकी रक्षा करेगी, जिससे वह संकट और अपने दुखद भाग्य से बच सकेगी। यह एक सपने की तरह था। इस बार तुमने शेंतु नानुतियन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। वह तुम्हारा खून पीने और तुम्हारा मांस खाने के लिए बेताब है। तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। लिन शिंटोग गंभीर हो गई और उन्होंने ये यून को चेतावनी दी। ये यून को ये बात अच्छी तरह से पता थी, इसलिए उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मेरे द्वारा उनके दवा परीक्षण में बाधा डालने मात्र से ही वे मुझे जान से मारना चाहते हैं। भविष्य में मैं कुछ भी न करूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि इस बार शेंतु नानुतियन को वाकई बहुत कष्ट सहना पड़ा है। उनके लिए युवा पीढ़ी के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहना आसान काम नहीं होगा। शेंतु नानुतियन की दयनीय स्थिति एक लंबी कहानी थी। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था और पाले का जहर उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। जहर और क्रोध ने उसके भीतर एक मानसिक राक्षस का निर्माण कर दिया था, जिसके कारण उसने क्रोध में आकर खून की उल्टी कर दी थी। इन सभी बातों का शेंतु नानुतियन पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, चाहे वह कितना भी दृढ़ निश्चयी क्यों न हो। चलो चलते हैं, मेरे साथ ज़ेड बैम्बू पीक तक आओ। आने वाले दिनों में तुम ज़ेड बैम्बू पीक में ही रहना चाहोगी। कुलमाता तुमसे बात करना चाहती हैं। इसके अलावा शेंतु परिवार के लोग जल्द ही आने वाले हैं। वे शायद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। लिन जिंटान के शब्दों ने ये यून को सोचने पर मजबूर कर दिया। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित जानकारी के लिए शेंतु परिवार वाकई बहुत तेज था। इससे ये भी पता चलता है कि शेंतु नानुतियन शेंतु परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण था।
यह अच्छी खबर थी। क्या वे सचमुच महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में लिन शिंटोव को ठीक करने का कोई अच्छा उपाय खोज सकते हैं? अध्याय 425 मानहानि। जेड बैम्बू चोटी हरे भरे बांस के पेड़ों से ढकी हुई थी। बांस के जंगल के अंदर जेड बैम्बू लिटिल टॉवर नाम की एक मीनार खड़ी थी। क्षेत्रफल में छोटी होने के बावजूद ये बेहद खूबसूरत थी। यहीं पर मातृसत्ता लिन निवास करती थी। कुछ गिने चुने बुजुर्गों को छोड़कर, जिन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया था और सांसारिक मामलों पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, कुलमाता लिन ही वास्तव में लिन परिवार की मुखिया थी। जेड बैम्बू लिटिल टावर लिन परिवार में सर्वोच्च शक्ति का केंद्र बन गया। इस समय जेड बैम्बू लिटिल टावर में कुलमाता लिन अपनी कुर्सी पर बैठी थी। दो नौकरानियां उनके बगल में खड़ी होकर उनके कंधों की मालिश कर रही थी। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो उन्हें नींद आने वाली हो। देखने में कुलमाता लिन किसी धनी कुलीन परिवार की साधारण बूढ़ी दादी जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बुढ़ापे में मानसिक ऊर्जा की कमी के कारण उन्हें कभी कभी झपकी आ जाती हो। मातृसत्ता लिन। शाही पोशाक पहने एक महिला ने प्रवेश किया और कुलमाता लिन को प्रणाम किया। वह लिन शिंटोव की बड़ी चाची थी। ओह फेंगरू। कुलमाता लिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उसकी ओर एक नजर डालने के बाद कुलमाता लिन ने सिर हिलाया और उसे बैठने का इशारा किया। लिन शिंटोव की बड़ी चाची लिन फेंगरू ने पहले लिन परिवार और शेंतु परिवार के बीच वैवाहिक गठबंधन के लिए जोर दिया था। हालांकि यह साबित हो गया था कि शेंतु परिवार के इरादे नापाक थे, लेकिन लिन फेंगरू जैसे लोगों को दंडित नहीं किया गया, उन्हें केवल फटकार लगाई गई। आखिरकार शेंतु परिवार के पक्ष में बहुत से लोग थे। यहां तक कि कुलमाता ने भी अंतिम क्षण में लिन शिंटोव को अवशेष खाने का आदेश दिया था। इसके लिए कुलमाता लिन ने 3 दिनों तक आत्मचिंतन किया ताकि वह इस सबक को याद रख सके। कुलमाता जी, ये यून यानुतियन के बारे में है। शाही पोशाक पहने महिला ने अरुचि से कहा। उसके मन में अभी भी यून के प्रति बहुत पूर्वाग्रह था। ओह, कुलमाता लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उन्हें पहले से ही आभास था कि लिन फेंगू कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। उसके बारे में क्या? मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसका असली नाम ये यून है और उसका जन्म पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। इतना ही नहीं, पिछड़े पूर्वी क्षेत्र में भी वह एक बेहद साधारण नागरिक था। उसकी पृष्ठभूमि इससे अधिक साधारण नहीं हो सकती थी। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी एक बड़ी बहन है जिसका उपनाम अलग है। उसकी बहन वास्तव में वीरान जाति से है। इतना ही नहीं, वह वीरान जाति में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अपनी बहन की पहचान उजागर होने के बाद ये यून ने उसे भागने देने के लिए जी जान से उसकी रक्षा की। उसने वीरान जाति के एक जासूस को छुपकर हमला करने का मौका दे दिया और इसी वजह से उसे कैद कर लिया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि इस ये यून का चरवाहे लड़के से कुछ संबंध है। कुछ दिनों बाद चरवाहा लड़का खुद आया, इंसानों के घेरे में आने का जोखिम उठाते हुए। उसने ये यून को बचाया और उसे अपने साथ ले गया और इसके लिए उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए मुझे संदेह है कि ये यून वास्तव में वीरान जाति का जासूस है। वह हमारे लिन परिवार के पीछे नापाक इरादों से आया है। लिन फेंगरू ने कई अनुमान लगाए, जिससे मातृसत्ता लिन की भौहें और भी तन गईं। ये तुमने कहां से सुना? वो लिन फेंगरू हिचकिचाते हुए बोला, मैं शेंतु नानुतियान से मिलने कालकोटरी गया था। शेंतु नानुतियान ने ही मुझे बताया था। शेंतु नानुतियान। कुलमाता लिन की भौहें तन गईं। अब उन्हें शेंतु नानुतियान की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि अगर उसने झूठ बोला होता तो यह आसानी से उजागर हो जाता। आखिर ये यून के गुरु सूजी थे जिनसे पूछताछ की जा सकती थी। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में किसी को भेजने से उन्हें आसानी से सच्चाई का पता चल जाता। उसकी एक उजाड़ जाति की बहन है। कुलमाता लिन जानती थी कि यह बात शायद सच है। जहां तक ये यून द्वारा उजाड़ जाति के जासूस का बचाव करने की बात है, कुलमाता लिन का मानना था कि यह संभवतः लिन फेंगरू या शेंतु नानुतियान द्वारा जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश करना और बड़ा चढ़ाकर बताना था। उस समय ये यून को कैद करने वाला व्यक्ति शेंतु नानुतियान था, है ना? कुलमाता लिन ने मामले की तह तक जल्दी ही पहुंच गई। वह जानती थी कि शेंतु नानुतियान कुछ समय पहले पूर्वी क्षेत्रों में था। चूंकि वह ये यून के बारे में इतनी सारी बातें और इतनी स्पष्ट जानकारी रखता था, इसलिए स्पष्ट था कि शेंतु नानुतियान इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल था। मैं समझ गया। शेंतु नानुतियान की ये यून से दुश्मनी है, इसीलिए उसने अपना नाम बदल लिया और मुखौटा भी पहन लिया। कुलमाता जी, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। बात बिल्कुल सही थी। लिन फेंगरू ने उनकी प्रशंसा करते हुए जल्दी से आगे कहा। इसलिए ये यून अपने निजी झगड़े में शेंतु नानुतियान से बदला लेने के लिए हमारे लिन परिवार का इस्तेमाल कर रहा है। वह लिन परिवार के हित में नहीं सोचता। उसके इरादे नेक नहीं है। उस दुष्ट प्राणी का उजाड़ जाति से क्या संबंध है, ये स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि वह भविष्य में मानव जाति के साथ विश्वासघात भी कर दे। अगर मुझसे पूछा जाए तो हमें उसे लिन परिवार से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। अगर मेरी चलती तो उसकी साधना शक्ति को कमजोर करना ही सबसे अच्छा उपाय होता ताकि कोई दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। लेकिन फिर मुझे पता है कि कुलमाता दयालु है, इसलिए भले ही इस दुष्ट प्राणी के कुछ छिपे हुए इरादे हों, लिन परिवार थोड़ा बहुत उसका ऋणी है, इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम उसे लिन परिवार से निकाल देते हैं तो शेंतु परिवार अपने आप उससे निपट लेगा। उस समय हमारी आलोचना नहीं होगी और इससे किसी भी तरह के दुष्परिणाम से भी बचा जा सकेगा। यह एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा होगा। इसके अलावा वह दुष्ट प्राणी बहुत लालची है। उसने शेंतु नानुतियान और 1000 हाथों वाली दादी की अंतरस्थानिक अंगूठियां ले ली। उसने उनमें मौजूद सभी कीमती वस्तुएं अपनी जेब में रख ली। इनमें शेंतु नानुतियान की साथी तलवार और प्राचीन निर्जन स्वर तकनीक की पुस्तिका भी शामिल थी। अगर हमें उसे भगाना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह ये सब चीजें वहीं छोड़ दे।
दरअसल शेंतु नानतियान और हजार हाथों वाली दादी को हमारे लिन परिवार ने बंदी बना लिया था और उनकी साधना पर भी हमारे लिन परिवार ने ही रोक लगा रखी थी। उस दुष्ट प्राणी ने तो बस थोड़ी सी जानकारी दी थी, इसलिए उसे इन सभी चीजों का कोई अधिकार नहीं है। कुलमाता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि निर्जन जाति हमेशा से मानव जाति पर नजर रखे हुए है। जिस क्षण हम युद्ध में उतरेंगे, कौन जाने वह दुष्ट प्राणी किस तरह की साजिश रचेगा। यदि उस समय भी हमारा लिन परिवार उस दुष्ट प्राणी को अपने साथ रखता है तो हम मानव जाति के पापी बन जाएंगे। लिन फेंगू ने कुलमाता को विभिन्न गंभीर परिणामों का वर्णन करते हुए अपनी कल्पना को बेकाबू करने की पूरी कोशिश की। इससे कुलमाता का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। क्या शेंतु नानतेन ने तुम्हें ये सब बताया? छोटा हूं। लिन फेंगू का दिल बैठ गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कुलमाता के चेहरे पर उदासी छा गई थी, जिससे वह ये नहीं जान पा रही थी कि कुलमाता क्या सोच रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन फेंगू ने झट से अपना सिर हिलाया। यद्यपि शेंतु नानतियान का चरित्र खराब है, फिर भी वह स्वयं इसमें शामिल था। उसने जो कहा है उसकी पड़ताल करना जरूरी है। लेकिन अगर आपने उसकी बातों से ये सब नहीं सुना तो आपने जो कुछ भी कहा है वह महज आपकी कल्पना है। कुलमाता का लहजा बदल गया, जिससे लिन फेंगू डर के मारे उछल पड़ी। उसने जल्दी से कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह असंभव नहीं है। कुलमाता ने ठंडी निगाहों से लिन फेंगू को देखते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हो और मेरे सामने किसी की बुराई करते हो। प्रतिभा की बदनामी करने के अलावा और क्या कर सकते हो? अगर परिवार में सिर्फ चुगली करने वाले लोग ही होते और कोई काबिल व्यक्ति नहीं होता तो इस बार लिन परिवार शेंतु कबीले के हाथों में पड़ गया होता। 10,000 साल में हमारा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। लिन फेंगू के शब्द अटक गए। उसने मुंह खोला पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुलमाता आमतौर पर बेहद दृढ़ निश्चयी होती थी, इसलिए उनके क्रोधित होने से पहले कोई नहीं जान पाता था कि वे क्या सोच रही हैं। अगर कोई उनकी सोच से मेल न खाने वाले अस्पष्ट शब्द बोल देता तो परिणाम भयानक होता। दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाओ और 10 दिनों तक अपने कुकर्मों पर विचार करो। कुलमाता लिन की आवाज ठंडी थी। लिन फेंगू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने अपने शब्द निगल लिए और आज्ञाकारी होकर चली गई। लिन फेंगू के जाने के बाद भी कुलमाता के चेहरे के भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। अपने मन में वह स्वाभाविक रूप से यी यून के प्रति पक्षपाती थी। दरअसल उसे यी यून बहुत पसंद था। वह युवा था और वीरान स्वर तकनीक में उत्कृष्ट प्रतिभा रखता था। उसका भविष्य उज्ज्वल था। लिन शिंटो के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे थे। ऐसा व्यक्ति भविष्य में लिन शिंटो के लिए बहुत मददगार साबित होगा। कुलमाता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि यी यून की एक बहन थी जिसका उपनाम अलग था और वह निर्जन जाति की थी। हालांकि उन्हें डर था कि कहीं यी यून का वास्तव में निर्जन जाति से कोई संबंध न हो, तब तो ये किसी अनमोल रत्न में घातक दोष होने जैसा होगा। इसलिए भले ही कुलमाता ने लिन फेंगू को फटकार लगाई थी, फिर भी उन्हें यी यून से संबंधित मामले की जांच करनी आवश्यक थी। लिन फेंगू की बातें उन्हें आसानी से विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वह केवल अपनी व्यक्तिगत पसंद के कारण यी यून पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकती थी। आदेश भेजो, फैमिली रूल्स हॉल से किसी को मुझसे मिलने के लिए कहो, कुलमाता ने एक नौकरानी से कहा। लिन परिवार के पारिवारिक नियम कक्ष की जिम्मेदारी परिवार में घरेलू अनुशासन बनाए रखना थी। अक्सर उन्हें कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए बाहर भी भेजा जाता था। कुलमाता ने पारिवारिक नियम सभा के लोगों को पूर्वी क्षेत्रों में भेजकर घटना की जांच करने की योजना बनाई थी। वह जानना चाहती थी कि क्या यी यून की हरकतें असामान्य थीं। हाँ, नौकरानी पीछे हट गई। कुलमाता को चैन नहीं मिला। उन्हें यी यून द्वारा शेंतु नानतियान और 1000 हाथों वाली दादी की वस्तुएं ले जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें डर था कि उजार जाति से अपने संबंध के कारण यी यून उजार जाति का पक्ष लेगा। उस रात लिन परिवार के पारिवारिक नियमशाला के लोग रवाना हो गए। कुलमाता ने यी यून को मिलने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए यी यून जेड बैम्बू शिखर पर ही ठहरी रही। हालांकि 3 दिन बाद शेंतु परिवार के लोग आए। वे लिन परिवार के साथ बातचीत करने आए थे। वे अपने साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी लाए थे। अध्याय 426 बातचीत। शेंतु परिवार के आगमन के आसपास का माहौल पहले के माहौल से बिल्कुल अलग था। तियान युआन साम्राज्य के एक विशाल परिवार के उत्तराधिकारी का बंदी बना लिया जाना और उसे हृदय विच्छेदन जैसी भीषण सजा दिए जाने की आशंका शेंतु परिवार के लिए एक करारा झटका था। इससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मामले में शेंतु परिवार की ही गलती थी। लिन परिवार ने तो जानबूझकर इस मामले को सार्वजनिक किया था। उनके कुटिल षड्यंत्रों का पर्दाफाश होने से शेंतु परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। अब शेंतु परिवार के कई बुजुर्ग, 1000 हाथों वाली दादी और परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्य शेंतु नानतियान सभी लिन परिवार के कब्जे में थे। इतने सारे तियान युआन परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में शेंतु परिवार केवल चुपचाप सह सकता था। इन लोगों को शेंतु नानतियान को वापस लाना ही था, वरना शेंतु परिवार के लोग इस कृत्य को बेहद निर्दयी मानते। तियान युआन विश्व के परिवार भी उन्हें बेहद क्रूर और निर्मम बताकर उनकी आलोचना करते। लिन परिवार से बदला लेने की बात तो भविष्य की थी। लिन परिवार के युद्ध क्षेत्र में लिन परिवार और शेंतु परिवार के लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। उनकी निगाहें टकराईं, मानो चिंगारियां निकल रही हो। ये युद्ध क्षेत्र आमतौर पर शत्रुतापूर्ण इरादों से भरा रहता था और चूंकि लिन परिवार ने शेंतु परिवार के साथ सभी शिष्टाचार खो दिए थे, इसलिए कुलमाता लिन ने शेंतु परिवार के आगमन के लिए कोई अतिथि कक्ष तैयार नहीं किया था। उन्होंने बैठक का आयोजन एक युद्ध क्षेत्र में किया था। वह युद्ध क्षेत्र लगभग 1000 फीट लंबा था। बीच में मेजें और कुर्सियां बेतरतीब ढंग से रखी हुई थीं, जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। वहां दोनों कुलों के बुजुर्ग बैठे थे और मार्शल आर्ट के मैदान के चारों ओर लिन परिवार और शेंतु परिवार के युवा शिष्य और बच्चे मौजूद थे। ये युवा प्रतिभाशाली भी एक दूसरे को तीखी निगाहों से देख रहे थे।
इस वार्ता में परिवार के सशक्त रुख का समर्थन करने के लिए चुने जाना इन जूनियर्स के लिए सम्मान की बात थी। इसलिए हालांकि वे उत्साहित थे, फिर भी ये जूनियर्स परिवार की मुखिया लिन की ओर ईर्ष्या और जटिल निगाहों से देख रहे थे। वहां दो लोग खड़े थे। उनमें से एक लिन परिवार की गौरवशाली पुत्री लिन शिंटोग थी। दूसरी यी यून थी। वे पहले से ही जानते थे कि यून यानतियान ही है और उसने पहले किसी कारणवश अपनी पहचान बदल ली थी। वे सभी युद्ध क्षेत्र के चारों ओर खड़े थे, जबकि यून मात्र देवी लिन के बगल में खड़ा था। वह लिन शिंटोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, इसलिए उनके बीच सामाजिक स्थिति का यह अंतर स्पष्ट था। लिन फेंगू पास ही बैठी थी। उसने पीले पड़े चेहरे से यी यून को देखा। उसकी कैद अभी अभी खत्म हुई थी और बातचीत के लिए बाहर आते ही उसने यी यून को कुलमाता के बगल में खड़ा देखा। वह बेहद उदास महसूस कर रही थी। कुलमाता लिन को स्पष्ट रूप से पता था कि यी यून का संबंध निर्जन जाति से है, फिर भी वह यी यून के साथ इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी। कार्यक्रम स्थल का माहौल तनावपूर्ण था। ऐसा कहा जा सकता है कि वे किसी भी क्षण एक दूसरे से झगड़ने के लिए तैयार थे। विशेषकर युद्ध क्षेत्र की पृष्ठभूमि को देखते हुए लोगों को यह संदेह होने लगा कि दोनों पक्ष किसी भी समय आपस में भिड़ सकते हैं। यी यून को यह महसूस हो रहा था कि इस बातचीत के लिए जिम्मेदार बुजुर्गों के अलावा वह अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान का केंद्र बन गया था। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता था। शेनतू परिवार को पहले से ही पता था कि यून यानतियान ही यून है। यही वह बच्चा था जिसने शेनतू परिवार की सारी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। शेनतू परिवार के बुजुर्ग अपनी शत्रुता को दबा सकते थे, लेकिन कई कनिष्ठ सदस्यों ने बिना सोचे समझे यी यून को जानलेवा निगाहों से देखा। वह वही है, एक दुबला पतला युवक यी यून को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई विषैला सांप हो, और उनके बीच मार्शल ग्राउंड की एक दीवार खड़ी थी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और वह बीमार लग रहा था। हालांकि उसकी झुकी हुई आंखें बेहद तेज थीं। उसका पूरा व्यक्तित्व एक खूंखार गिद्धपक्षी जैसा था। अगर शेनतू नानतियान को कमजोर करने वाला कोई दुश्मन मेरे हाथ लग जाए तो परिवार में मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से वह बहुत छोटा है और वीरान स्वर्ग तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी युद्ध क्षमता उल्लेखनीय नहीं है। उसे हराना कोई गर्व की बात नहीं है। दुबले पतले युवक ने हल्के से अपने अंगूठे से अपनी नाक रगड़ी। इस व्यक्ति का नाम शेनतू या था। वह शेनतू परिवार में शेनतू नानतियान का प्रबल प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि शेनतू नानतियान को परिवार का उत्तराधिकारी लगभग तय मान लिया गया था, फिर भी अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी घट सकती थीं। शेनतू नानतियान से छोटी या की प्रतिष्ठा बेहद डरावनी थी। वह आमतौर पर शांत स्वभाव वाले शेनतू नानतियान से बिल्कुल अलग था। शेनतू या खून का प्यासा था। उसने 12 साल की उम्र से ही पारिवारिक मिशनों पर जाना शुरू कर दिया था। उसका पहला मिशन एक छोटे डाकू गिरोह का सफाया करना था। उस गिरोह के सैकड़ों लोगों में से किसी को भी नहीं बख्शा गया। बाद में याने हत्या का चरम मार्ग अपना लिया। उसने जिन लोगों को मारा उनके शवों को बड़ी मुश्किल से ही साबुत रखा जा सका। हाँ, लापरवाही मत करो। या की बातें सुनकर शेनतू परिवार के मुखिया एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। शेनतू या ने अपने होठों के कोनों को चाटते हुए यी यून को घूरते हुए कहा, मुझे पता है। कुलपति द्वारा दिए गए आदेश को मैं निश्चित रूप से अच्छे से पूरा करूंगा। इस समय कुलमाता के बगल में खड़े यी यून को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि एक जोड़ी आंखें जो सांप की आंखों जैसी दिखती थी उसे घूर रही थी। यी यून ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और शेनतू या को देखा। शेनतू या ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। ये लड़का, यी यून ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसे शेनतू परिवार का पूरा ध्यान जरूर मिला था। यी यून के प्रति पनपी नफरत को नजरअंदाज करते हुए केवल शेनतू नानतियान को नीचा दिखाने मात्र से ही शेनतू परिवार के कई शिष्यों में यी यून को नीचा दिखाने में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। ये बात उन लोगों के लिए और भी अधिक सच थी जो शेनतू नानतियान के पद को पाने की लालसा रखते थे। इस क्षण कार्यक्रम स्थल पर अचानक अत्यधिक दबाव छा गया। किसी को नहीं पता था कि ये दबाव कहां से आ रहा है। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि उनका शरीर अचानक भारी होकर मुड़ गया, मानो कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। ये है। लोग घबरा गए। कई कमजोर जूनियर लगभग जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने आकाश की ओर देखा और उन्हें एक काला बादल धीरे धीरे इकट्ठा होता हुआ दिखाई दिया। यह अत्यधिक दबाव उसी काले बादल से उत्पन्न होता प्रतीत हो रहा था। शेनतू कुलपति। कुलमाता लिन ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि शेनतू कुलपिता यहाँ मौजूद है। वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए वे यहाँ आकर अपना पक्ष रखने से कैसे चूक सकते थे। यदि वह नहीं आता तो लिन परिवार के मन में हत्या का कोई भी इरादा होता तो वे बातचीत के लिए आए सभी लोगों को खत्म कर सकते थे। तब शेनतू परिवार बुरी तरह कमजोर हो जाता। जैसे ही काले बादल का अत्यधिक दबाव संचारित हुआ, लिन परिवार के कुछ प्रमुख शिखरों से कुछ शक्तिशाली युआन की हुई किरणें इस अत्यधिक दबाव का मुकाबला करने के लिए ऊपर की ओर उठी। आकाश में दोनों आभाओं का टकराव हुआ। तुरंत ही एक तेज हवा चली जिससे सबके कपड़े फड़फड़ाने लगे और बाल उड़ने लगे। ये लिन परिवार के परपोते परपोतियां थे। ये बैठक नामात्र की बातचीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये शेनतू परिवार और लिन परिवार के शीर्ष व्यक्तियों के बीच एक प्रतियोगिता थी। वहां मौजूद कनिष्ठ विद्यार्थियों के मन में हवा और बादलों के एक साथ आने के प्रभाव को देखकर हलचल मच गई। लिन परिवार के वरिष्ठजनों द्वारा दबाव को सहन करने में सहायता मिलने पर उन्हें तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। इस समय मातृसत्ता लिन ने कहा, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी कहाँ है? लोग कहाँ हैं? शेनतू परिवार के मुखिया ने पलटवार करते हुए यही सवाल पूछा। इन्हें ले आओ। लिन परिवार के एक बुजुर्ग ने ताली बजाई। कुछ ही देर में लिन परिवार के कुछ रक्षक शेनतू परिवार के बुजुर्गों को लेकर आए। उनके सामने शेनतू नानतियान और 1000 हाथों वाली दादी थी। वे जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके बाल बिखरे और अस्त व्यस्त थे। उनके चेहरे खून से सने हुए थे। वे मौत की सजा पाए कैदियों से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहे थे।
हजार हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान के प्रकट होने पर शेंतु परिवार के लोगों के चेहरे पर भावभंगिमा उठे। प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति की भौहें तन गईं और उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। इसका क्या मतलब है? हजार हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान की हालत बेहद खराब थी। यह उनके शेंतु परिवार के मुंह पर करारा तमाचा मारने के बराबर था। उन्हें कैद करने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से उनकी साधना को सीमित करना पड़ा। उन्हें बंद करना तो बस उन्हें थोड़ा सा कष्ट पहुंचाना था। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे लोग सोचते कि मेरा लिन परिवार ऐसी जगह है जहां आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। कुलमाता लिन ने ठंडे स्वर में कहा। ये युन ने जो कुछ भी किया था उसे कुलमाता लिन ने मौन रूप से अनुमति दे दी थी। आखिरकार वह शुरू से ही शेंतु नानतियान को रिहा करने को तैयार नहीं थी। इस समय शेंतु परिवार के सदस्यों के साथ साथ लिन परिवार के लोग भी सहम गए। ये युन वाकई बहुत क्रूर थी। एल्डर गैलरी में सू जी के होंठ अपने आप फड़कने लगे। शेंतु नानतियान और उस बुढ़िया को ऐसी हालत में देखकर उसे बेहद खुशी हुई और उसने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। उसका ये घटिया चेला लोगों को तकलीफ देने में माहिर था। शाबाश। उसे हजार हाथों वाली दादी कभी पसंद नहीं थी। इसके कई कारण थे। थोड़ा सा कष्ट सहोगे। शेंतु परिवार के मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह एक कदम आगे बढ़कर हजार हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान के सामने खड़ा हो गया। बिजली की तेजी से उसने उनकी कलाई पकड़ ली। ओह, बड़े बुजुर्ग ने ध्यान से पूछा। हजार हाथों वाली दादी और शेंतु नानतियान दोनों घायल थीं। उनकी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ये चोटें मामूली नहीं थीं, लेकिन अगर सही दवा का इस्तेमाल किया जाता तो ये ऐसी चोटें नहीं थीं जिनका इलाज संभव हो सके। हालांकि ये स्पष्ट रूप से केवल थोड़ा सा कष्ट सहना नहीं था, जैसा कि मातृसत्ता लिन ने वर्णित किया था। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? बुजुर्ग ने पूछा। शेंतु नानतियान और हजार हाथों वाली दादी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों ही ये उनसे दिल से नफरत करती थीं। शेंतु नानतियान ने दांत पीसते हुए कहा, पद और प्रभाव खोने वाले व्यक्ति को बहुत अपमान सहना पड़ सकता है। वह ये एक नीच व्यक्ति है, फिर भी उसने हम पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। हमें केवल कुछ शारीरिक पीड़ा हुई है और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। शेंतु नानतियान ने यह कहते हुए अपने गुस्से को बढ़ते हुए महसूस किया। उसे 7 विषैली दिव्य यीन की गोली खाने के लिए मजबूर किया गया था, फिर भी वह केवल इतना ही कह सका कि उसे कुछ शारीरिक पीड़ा हुई। ये कितना बड़ा अपमान था। ये झगड़ा सचमुच सुलझाया नहीं जा सकता था। अध्याय 427, हत्या का इरादा और संकल्प। बस थोड़ा शारीरिक दर्द। प्रभारी वरिष्ठ ने शेंतु नानतियान को ध्यान से देखा। नानतियान, तुम्हारी आत्मा शायद कुछ ज्यादा ही उमंग भरी थी, इसलिए ये झटका तुम्हारे लिए शायद बुरा नहीं है। प्रभारी वरिष्ठ केवल कुछ सांत्वना ही दे सके। शेंतु नानतियान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उनके नाखून लगभग उनकी त्वचा को भेद रहे थे। हालांकि वे केवल इतना ही कह सके, नानतियान समझता है। कालकोठरी में अपने अनुभवों के बारे में प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी को बताने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। अगर दूसरे लोगों को पता चलता तो उसकी बेइज्जती के अलावा कोई और फायदा नहीं होता। इसके अलावा इससे उन लोगों को पता चल जाएगा जो उसकी प्रतिष्ठा पर नजर रखे हुए थे कि उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये जानकर कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां प्रभावित होंगी, उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाएंगी। इस विनम्रतापूर्ण अनुभूति ने शेंतु नानतियान के पेट में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वह केवल चुपचाप पीड़ा सह सकता था। जब आपने उन्हें देख लिया है तो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी कहाँ है? कुलमाता लिन ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उनके बगल में बैठी लिन परिवार की एक बुजुर्ग ने आत्मा अनुबंध निकाला। इस आत्मा अनुबंध पर और भी जटिल उत्कीर्णन थे। इसकी गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी। इसका उपयोग शेंतु परिवार को बांधने के लिए किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेंतु परिवार उन्हें वास्तविक सामग्री से युक्त एक जेड स्क्रॉल प्रदान करे। इसने लिन परिवार को भी बांधे रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि शेंतु नानतियान और हजार हाथों वाली दादी की जान खतरे में न पड़े। शेंतु परिवार के मुखिया ने ठंडी सांस ली। उन्होंने एक कतार से अपनी उंगली काटी और उंगली के एक झटके से खून की एक बूंद आत्मा अनुबंध पर जा गिरी। आपके लिए। इसके बाद प्रभारी वरिष्ठ के हाथों से एक जेड स्क्रॉल निकला। यह जेड स्क्रॉल बहुत तेजी से उड़ा, मानो सफेद बिजली की किरण हो। इसमें शेंतु कुल के प्रभारी वरिष्ठ की युवांशी समाहित थी। उड़ते समय इससे जो धमाके जैसी आवाज निकली वह चौंकाने वाली थी। इसमें कोई शक नहीं था कि केवल ये जेड का स्क्रॉल किसी भी साधारण ऋषि के जीवन के लिए खतरा बन सकता था। ये शेंतु परिवार और लिन परिवार के उच्च अधिकारियों के बीच का मुकाबला था। यहाँ तक कि बातचीत भी बेहद तनावपूर्ण रही। कुलमाता लिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने आसानी से जेड स्क्रॉल को थाम लिया, उनके बूढ़े हाथों के चारों ओर एक कोमल सफेद चमक फैल गई। जेड स्क्रॉल की सामग्री की पुष्टि करने के बाद मातृदेवी लिन ने सिर हिलाया। आत्मा अनुबंध को देखते हुए आत्मा अनुबंध स्वतः ही जलने लगा था। जल्द ही यह आग के गोले में बदल गया। रक्त के रंग का भूतिया सिर जलता हुआ धीरे धीरे नष्ट होकर गायब हो गया। एक बार अनुबंध पूरा हो जाने पर आत्मा का अनुबंध स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। एक बार भूत का सिर नष्ट हो जाने पर अभिशाप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इससे यह सिद्ध हो गया कि जेड स्क्रॉल की सामग्री में कोई समस्या नहीं थी। बातचीत पूरी होने के बाद मातृसत्ता लिन ने सीधे सीधे कहा, इन्हें विदा कर दो। वह नहीं चाहती थी कि शेंतु परिवार के लोग लिन परिवार के इलाके में एक पल भी और रुके। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। आज भले ही आपको बढ़त मिल गई हो, लेकिन हमारा शेंतु परिवार भविष्य में इसे वापस ले लेगा। एक महान बुजुर्ग ने ऐसा कहते ही वह मुड़ा और उनके हवाई यान की ओर चल पड़ा। उनके पीछे शेंतु परिवार के सदस्यों की भीड़ जाने लगी। बादलों में आयोजन स्थल पर व्याप्त अत्यधिक दबाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। और जिस क्षण दबाव गायब हुआ, मातृसत्ता लिन के बगल में खड़े ही उनको अचानक अपने दिल में एक जानलेवा ठंडक महसूस हुई। उस क्षण उसके भीतर जबरदस्त मात्रा में हत्या का इरादा उमड़ आया।
ये यून का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी सांस रोक ली। वह अच्छी तरह जानता था कि दूर काले बादलों में ठंडी निर्मम आंखों की एक जोड़ी थी जिसने उसे गहराई से देखा था। उसे एक नजर से ही उसके हाथ पैर सुन्न और ठंडे पड़ गए थे। शेंतु कुलपति, यह एक ऐसा बुरा आदमी था जिसे चरवाहा लड़का भी अपने चरम समय में एक आदिम दिव्य शेर के साथ मिलकर भी पूरी तरह से हरा नहीं सका था। और अब उसने जानबूझकर उसकी ओर देखा था। बस एक नजर दिल में उतर गई। ऐसा लगा जैसे उस नजर से ठीक पहले वह उस समय में लौट गया हो जब वह एक नश्वर प्राणी था। ऐसा लगा जैसे वह बर्फीले वातावरण में नग्न खड़ा हो। उस भीषण ठंड से बचाव करना नामुमकिन था जिससे लोग घबरा गए। ये यून, कुलमाता लिन जो ये यून के बगल में पहरा दे रही थी, ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीछे से ये यून के दिल को सहारा दिया। ये यून के शरीर में गर्म युआन ची की एक धारा प्रवाहित की गई। इसके साथ ही ये यून के चेहरे की रंगत में सुधार आया। क्या तुम ठीक हो? कुलमाता लिन ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद कुलमाता, ये यून ने सिर हिलाया। शेंतु कुलपिता की एक नजर ही उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकालने के लिए काफी थी। उसकी आत्मा भी बेहद तनावग्रस्त थी और उसे झुंझुनी सी महसूस हो रही थी। तो ये थी तियान युआन जगत के सर्वोच्च व्यक्ति की शक्ति। वह बूढ़ा दरिंदा एक जूनियर के साथ ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है। कुलमाता लिन ने दूर जाते हुए काले बादल को घृणा भरी निगाहों से देखा। शेंतु कुलपति की अंतिम दृष्टि में ही उनकी इच्छा निहित थी। यद्यपि वे यून को यहां मार नहीं सकते थे, फिर भी उनकी वह दृष्टि एक घातक चेतावनी देने के लिए पर्याप्त थी। शेंतु कुलपति को इस तरह का व्यवहार करने के लिए मजबूर करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शेंतु कुलपति इस मामले को लेकर वास्तव में बहुत क्रोधित थे। तियान युआन युग में लिन परिवार और शेंतु परिवार दोनों ही बड़े पारिवारिक वंश थे। यदि दोनों पक्ष बिना किसी और बात पर विचार किए आपस में लड़ते तो अंततः दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता। कोई भी ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता था। इन परिस्थितियों में शेंतु कुलपति को ये सब सहना पड़ा। शेंतु कुलपति को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति के लिए पीछे हटना अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत थी। ये यून, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुमने शेंतु परिवार को नाराज किया है, इसलिए तियान युआन की दुनिया में घूमते समय तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अगर तुम लिन परिवार में हो तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरा लिन परिवार तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करेगा, कुलमाता लिन ने ये यून से कहा। इस समय लिन परिवार के कई बुजुर्ग अपने शिष्यों के साथ जा चुके थे। कुलमाता लिन के बगल में केवल कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें लिन शिंटोग और ये यून शामिल थे। ये यून ने भावपूर्वक कहा, धन्यवाद कुलमाता, ये तो होना ही था। तुमने शेंतु कुल को नाराज किया और इसका मुख्य कारण मेरा लिन कुल है। अगर तुम न होते तो बुढ़ापे में मेरी नजर कमजोर हो जाती। मैं लगभग उनकी चाल में फंस ही गया था। महान महारानी के अवशेष से लाल आंखों वाले भेड़िए को हड्डियों में बदलने की शक्ति का दुष्प्रभाव यह है कि इससे जीवनकाल प्रभावित होता है। अगर मैं शेंतु कुल के प्रस्ताव को मान लेता तो मैं शिंटो को भी नुकसान पहुंचाता और लिन कुल को भी। ये यून, तुम्हें हमारे लिन कुल का हितैषी कहा जा सकता है। मूलतः ये वैवाहिक गठबंधन लिन परिवार और शेंतु परिवार दोनों के लिए लाभदायक था। हालांकि उस पवित्र वस्तु में खामी होने के कारण केवल शेंतु परिवार को ही लाभ मिलता, जबकि लिन परिवार अनजाने में इस जाल में फंस जाता। वे अपने परिवार के उत्तराधिकारी को खो देते और उनके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता था। कुलमाता जी, आप इसे बहुत गंभीर बना रही हैं, एक कनिष्ठ व्यक्ति इसके योग्य नहीं है। ये यून ने मुट्ठी बांधकर विनम्रतापूर्वक कहा। कुलमाता मुस्कुराई। ये यून के इस रवैये से वह बहुत संतुष्ट थी कि कुछ हासिल करने के बावजूद भी वह घमंडी नहीं थी। ये यून, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक शादी के बारे में फैसला नहीं किया है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो लिन परिवार में से अपनी पसंद की कोई भी लड़की चुन सकते हो। जब कुलमाता ने यह कहा तो ये यून अवाक रह गया। उसने झिझकते हुए अपना गाल छुआ और कहा, ये छोटी अभी छोटी है, इसलिए यह कोई जरूरी बात नहीं है। स्पष्टतः कुलमाता भी चाहती थी कि यून की जड़ें लिन परिवार में ही रहें। पास ही में लिन शिंटो की बड़ी चाची यह सुनकर दुखी हुई और बोली, कुलमाता जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह यून और वीरान जाति के मामले को लेकर चिंतित थी। कुलमाता एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी पहचान अज्ञात थी और जिसके इरादे अशुद्ध थे, लिन परिवार में कैसे जगह बना सकती थी? फिर क्या उसने अतीत में जो कहा था वह व्यर्थ नहीं था? ओह, कुलमाता ने लिन फेंगू को घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। लिन फेंगू अचानक चुप हो गई। हालांकि वह यून को बेहद नापसंद करती थी, लेकिन वह कुलमाता की इच्छाओं के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुलमाता ने यून की ओर मुड़कर देखा और उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। तुम अब जवान नहीं हो। बहुत से नश्वर लोग 15 साल की उम्र में ही शादी कर लेते हैं। योद्धाओं के लिए वे बाद में शादी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी सगाई करना भी ठीक है। मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर कुछ साधना तकनीकें हैं जो साधना के दौरान शारीरिक संपर्क की अनुमति देती हैं, जिससे साधना में तेजी से सुधार होता है। मेरे लिन परिवार के पास भी ऐसी ही साधना तकनीकें हैं। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी चुन सकते हैं। बेशक आप अपना साथी भी चुन सकते हैं। बस आप एक का चुनाव कर लें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी साथी चुनने में मदद करूंगा। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए कुलमाता ने बिना किसी झिझक के ये सब बातें कह दी। इससे उनके बगल में खड़ी लिन शिंटोग थोड़ी शर्मा गई। वह अभी भी पवित्र थी, इसलिए कुलमाता को इस तरह खुलकर बातें कहते सुनकर वह असमंजस में पड़ गई कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कुलमाता सचमुच ही उनकी शादी के बारे में गंभीरता से सोच रही है। लिन शिंटोग ने मन ही मन बुदबुदाया। कुलमाता का खुद ही शादी तय करना, लिन परिवार के किसी भी कनिष्ठ सदस्य को ऐसा सम्मान मिलना असंभव था। और अगर कुलमाता की शादी करवाने की कोई मंशा थी तो वह सफल क्यों नहीं हो पाती? इसके अलावा परिवार में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो ये यून को नापसंद करती हो। जब यह विचार उसके मन में आया तो लिन शिंटोग ने चुपके से ये यून की ओर देखा।
अब ये यून एक प्रतिभाशाली युवा किशोर बन चुका था। उसका बचकाना रूप अब गायब हो चुका था और वह अधिक समझदार और संयमित प्रतीत होता था। इसके अलावा उनकी असाधारण प्रतिभा और उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए कौन सी लड़की आकर्षित नहीं होगी। एक महीने पहले हुए उत्सव के बारे में सोचते हुए यही उनके चारों ओर जमा युवतियां फड़फड़ाती चिड़ियों की तरह खुश हो रही थीं। ये लड़कियां स्पष्ट रूप से बड़ों के निर्देशों का पालन करते हुए ये उनके पास नहीं जा रही थी, बल्कि वे खुद ही उनको अच्छी तरह से जानना चाहती थीं। इस विचार के साथ ही लिन शिंटो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस समय जब वह क्लाउड वाइल्डनेस में ये से मिली थी, तब उसे कैसे पता होता कि वह इतना प्रशंसनीय युवक बन जाएगा। ये इस बारे में सोचो। अगर तुम चाहो तो हमारे लिन परिवार के साधना तकनीक पुस्तकालय में जाकर अपनी मनपसंद साधना तकनीक चुन सकते हो। कुलमाता द्वारा भेजे गए पारिवारिक नियम कक्ष के लोगों ने कुछ महीने पहले चुशाही निवास में ये के साथ हुई हर घटना की यथासंभव तेजी से जांच की थी। कुलमाता लिन ने जब ये सुना तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते की वजह से शिंतू नानुतियान को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इससे न केवल कुलमाता लिन की यून के प्रति राय में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वास्तव में उन्हें यह विश्वास हो गया कि यून रिश्तों को बहुत महत्व देती है। ऐसे व्यक्ति पर और भी अधिक भरोसा किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी बहन के जीवन की उपेक्षा करता है और गरिमापूर्ण दिखने के लिए परिवार से पहले धर्म को रखने का रुख अपनाता है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका कारण ये था कि इसका मतलब ये था कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। ये यून एक प्रतिभाशाली बालक था जिस पर भरोसा किया जा सकता था और उसे प्रोत्साहित किया जा सकता था। इसलिए कुलमाता लिन ने ये यून का दिल थामने का फैसला किया। अगर वह ये यून को लिन परिवार में कोई ऐसी लड़की ढूंढने में कामयाब हो जाती जो उसे पसंद आए तो और भी अच्छा होता। वह लड़की धीरे धीरे ये यून के दिल में जगह बना लेगी। ऐसे में ये यून को निर्जन जाति की ओर झुकने में कोई डर नहीं रहेगा। अध्याय 428, इसके पर्दे को हटाना। ये यून और लिन शिंटो के साथ कुलमाता लिन जेड बैम्बू शिखर की ओर रवाना हुई। जब वे हवाई यान में दाखिल हुए तो मातृसत्ता अचानक रुक गई और उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का जेड स्क्रॉल लिन शिंटोग को सौंप दिया। शिंटोग, एक नजर डालो। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और वे भी अपने कदम रोककर खड़े हो गए। सभी की निगाहें लिन शिंटोग की ओर थीं। महान साम्राज्य का रहस्यमय क्षेत्र। लिन परिवार और शेंतु परिवार के बीच व्यापार केवल महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। इसमें शेंतु परिवार द्वारा महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्राप्त अनुभव भी शामिल था। इससे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की व्यापक जानकारी के साथ साथ संभावित अवसरों और जोखिमों का भी पता चलता था। केवल कुलमाता ने ही उस जेड स्क्रॉल को देखा था। उसके अंदर क्या था और क्या उसमें कुछ ऐसा था जिससे लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों का इलाज हो सके, यह अभी भी एक रहस्य था। इतनी मेहनत और इतना विचार विमर्श करने के बाद भी अगर महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र लिन शिंटोग के लिए किसी काम का साबित नहीं होता तो ये सब व्यर्थ होगा। लिन शिंटोग ने जेड स्क्रॉल को उठाया और धीरे से उसके चिकने किनारों को छुआ। उसके चेहरे पर शांति छाई रही। पढ़ते समय केवल उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। उस जेड पत्थर के स्क्रॉल पर क्या लिखा था? क्या इससे उसे अपनी किस्मत बदलने का अवसर मिल सकता है? लिन शिंटोग की निगाहें उस पवित्र ग्रंथ पर टिकी हुई थीं और वह उसमें लिखी बातों को पढ़ रही थी। वह काफी देर तक चुप रही, जबकि आसपास मौजूद सभी लोग लिन शिंटोग के चेहरे के भावों को देखते रहे। बूढ़े सूजी के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वह स्पष्ट रूप से बहुत घबराए हुए थे और इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जो कुछ भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता था या मूल्यवान था, वह पहले ही शेंतु परिवार द्वारा ले लिया गया था। जो बचा था वह अत्यंत खतरनाक चीजें थी जो शायद कभी प्राप्त भी न हो सके। जैसा कि शेंतु नानुतियान ने कहा था, शेंतु परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के केवल एक छोटे से हिस्से का ही अन्वेषण किया था। वहां और भी कई अवसर थे जिन पर शेंतु परिवार को इसकी दुर्गमता देखकर केवल खेद ही हो सकता था। लिन शिंटोग ने जब उसे पढ़ना समाप्त किया तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने वह जेड का ग्रंथ कुलमाता को लौटा दिया। उसके चेहरे पर न तो उत्साह था और न ही निराशा। मुझे देखने दो। सूजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि सूजी बाहरी था, कुलमाता उस पर पूरी तरह भरोसा करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जेड स्क्रॉल की सामग्री देखने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। सूजी के पढ़ने के बाद उसका चेहरा अजीब हो गया। बगल में खड़ी ये यून भी उत्सुक हो गई। आखिर उस जेड स्क्रॉल में क्या था? कुलमाता को ये यून के मन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने जेड का वह स्क्रॉल ये यून को देते हुए कहा, तुम भी इसे देख लो। मुझे। ये यून थोड़ा हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुलमाता उसे जैसे किसी कनिष्ठ को विशेष रूप से जेड स्क्रॉल को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने का अवसर देंगी। ये यून के बगल में बैठी लिन फेंगू क्रोधित थी। एक वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद उसने ये सम्मान कभी नहीं देखा था, फिर भी ये यून को उससे पहले यह मिल गया। क्या कुलमाता के दिल में उसकी जगह इस नन्हे ये यून से कम हो सकती है? यह जेड स्क्रॉल प्राप्त करना पूरी तरह से आपकी वजह से ही संभव हो पाया। हालांकि उम्मीद तो है, लेकिन यह उम्मीद काफी कमजोर है। कुलमाता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये यून को जेड स्क्रॉल मिलने के बाद उसने अपना सारा ध्यान उसमें लगा दिया। इस प्रकार बहुत समय पहले पीछे छूट गई यह रहस्यमय भूमि अंततः ये यून के सामने से अपना पर्दा हटा बैठी। ये यून ने सबसे पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का स्थान देखा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसे देखकर ये यून चौंक उठी। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र देवंत्येष्टि रसातल के निकट स्थित था। जब ये यून पहली बार तियान युआन लोक में पहुंचा तो उसने सूजी से सुना था कि तियान युआन लोक के चारों ओर का इलाका अगम्य सागर से घिरा हुआ है। यह अगम्य सागर असीम रूप से विशाल था और इसकी स्वर्ग पृथ्वी युआंची ऊर्जा विरल थी। यह एकदम शांत था और आज तक कोई भी इसे पार नहीं कर पाया था।
और तियान युआन दुनिया के नीचे अगम्य सागर की गहराई में एक विशाल काला भंवर था जिसे देव दफन रसातल नाम दिया गया था। इस दिव्य समाधि में अतुलनीय और भयानक खिंचाव शक्ति थी। एक बार कोई इसमें खींच जाता तो वह अनंत गहराई में गिरता चला जाता और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता था। कहा जाता था कि अमर देवता भी वापस नहीं लौट सकते थे, इसलिए इसे ईश्वर का दफन रसातल कहा जाता था। यह तियान युआन जगत का सबसे भयावह स्थान था। शेन तू कुलपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसमें प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। अब जब जीवन का अंत निकट आ रहा था तब केवल अद्वितीय व्यक्तित्व ही ईश्वर के अंत के कुंड में प्रवेश करने का विचार करते थे। कुछ लोग स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ईश्वर के अंत के कुंड के अंदर क्या है। कुछ अन्य लोग ईश्वर के दफन रसातल के भीतर एक ऐसे अवसर की उम्मीद में टिके रहे जो उनकी बची हुई थोड़ी सी जीवन अवधि को बढ़ा सके। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र ईश्वर के दफन रसातल के अंदर नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। ये गॉड बरियल एबिस में स्थित विशाल भंवर के पास था। दूरी काफी थी, लेकिन फिर भी रहस्यमय क्षेत्र का मुख्य भाग गॉड बरियल एबिस के भयानक खिंचाव बल से प्रभावित था। इससे यी यून चौंक गया। ये जानना आवश्यक था कि ईश्वर के दफन रसातल के आसपास का स्थानिक आयाम अत्यंत अस्थिर था। इतने बड़े रहस्यमय क्षेत्र का इतने लंबे समय तक उस भयानक खिंचाव बल और स्थानिक विरूपण के अधीन अस्तित्व में रहना, इसे वास्तविकता बनाने के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र वास्तव में स्वयं प्राचीन अद्वितीय महान महारानी द्वारा ही छोड़ा गया था। यह जरूरी नहीं था कि यह महान महारानी की समाधि हो, बल्कि यह महान महारानी द्वारा छोड़ी गई एक विरासत भूमि थी। मार्शल आर्ट के इतिहास में प्राचीन महामहिम जैसी अद्वितीय महाशक्तिशाली हस्तियों की संख्या अत्यंत कम थी। ऐतिहासिक अभिलेखों में उनके जीवन काल की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, केवल एक अस्पष्ट अनुमान ही उपलब्ध है। वे इस दुनिया में सैकड़ों हजारों वर्षों तक अस्तित्व में रहे होंगे और शायद उनकी मृत्यु हो गई हो या वे शून्य में विलीन हो गए हो, जिससे तियान युआन की दुनिया छूट गई हो। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही युग में दो अद्वितीय महान सम्राट अस्तित्व में रहे हों। अतः एक अद्वितीय महान सम्राट का भाग्य एकांत और अकेलेपन में व्यतीत होना ही था। इन अद्वितीय व्यक्तित्वों की दृष्टि में उनके युग के प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाहीन माने जाते थे। इसीलिए कई अद्वितीय महान सम्राटों को कभी कोई ऐसा सच्चा शिष्य नहीं मिल पाया जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं था कि वे शिष्यों को लेना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्हें कोई शिष्य नहीं मिल पा रहा था। उसी दौर के अभिजात वर्ग उनकी नजरों में नहीं उतर सके। कहावत है कि संतोषजनक से कम में संतुष्ट होने से बेहतर है कि कुछ न कुछ खोया ही रहे। यदि उन्होंने सचमुच किसी ऐसे शिष्य को अपना शिष्य बनाया होता जो उनकी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाता और उनके द्वारा स्थापित विरासत को शिखर तक नहीं पहुंचा पाता, तो वे शिष्य बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन एक योद्धा हमेशा यही चाहता है कि उसके द्वारा बनाए गए नियम और विरासत आगे बढ़ती रहे। मनुष्यों का जीवनकाल सीमित होता है। मनुष्य संतान उत्पन्न करना चाहते हैं ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वंश परंपरा जारी रहे। योद्धाओं के साथ भी यही बात थी। यदि उनकी विरासत आगे बढ़ती रहती तो यह उनके जीवित रहने के समान था। यदि वे अपने जीवनकाल में कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाते तो ये अद्वितीय महान सम्राट अपनी विरासत के साथ राज्य स्थापित करेंगे। इन जमीनों में हर तरह के अवसर मौजूद थे। जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त था वे अपनी छोड़ी हुई संपूर्ण विरासत को प्राप्त कर सकते थे। कई शक्तिशाली हस्तियों ने तो भविष्य की भविष्यवाणी करना भी शुरू कर दिया था और अपने जीवन के अंतिम वर्षों का उपयोग भाग्य की धाराओं में अपने भावी उत्तराधिकारी के प्रकट होने के संभावित समय और स्थान की खोज में किया। और वे इस जानकारी का उपयोग एक रहस्यमय क्षेत्र की विरासत छोड़ने के लिए करेंगे। अद्वितीय महारानी की विरासत का महत्व सर्वविदित था। इतना ही नहीं, महारानी द्वारा छोड़े गए खजाने भी संभव थे। एक बार जब ये विरासत और खजाने प्रकट हो जाते तो तियान युआन साम्राज्य के बड़े परिवारों के लिए उन्माद का कारण बन जाते। हालांकि शेन तू परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का स्थान लिन परिवार को सौंप दिया था। इसका कारण ये था कि शेन तू परिवार किसी भी तरह से रहस्यमय क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से विरासत और खजाने पर उनका कोई अधिकार नहीं था। बाहरी क्षेत्र में मिलने वाले अवसरों की बात करें तो शेन तू परिवार ने पहले ही जितना संभव हो उतना ले लिया था। इसलिए ये उनके हाथों में मौजूद जेड स्क्रॉल भले ही मूल्यवान हो, लेकिन शर्त ये थी कि लिन परिवार को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से वस्तुएं निकालने में सक्षम होना चाहिए। ये बहुत कठिन था। चूंकि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र विरासत की भूमि थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह युवाओं के लिए एक मंच था। विरासत की भूमि होने के नाते इसके अस्तित्व का मुख्य कारण उत्तराधिकारी का चयन करना था। प्राचीन महान महारानी किसी बूढ़े व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनती। जैब की शिला में दर्ज अभिलेखों के अनुसार महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने पर चुनने के लिए कई चैनल होंगे। ये चैनल अस्थि आयु की जांच करेंगे। अस्थि आयु में अंतर के आधार पर अलग अलग चैनल उपलब्ध होंगे। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्राचीन महान महारानी द्वारा विश्व के लिए उपहार स्वरूप छोड़े गए खजाने भी मौजूद थे। इन खजानों पर कोई आयु सीमा नहीं थी। सूजी जैसी महिलाएं भी इनके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। ये सभी ऐसे क्षेत्र थे जिन पर कोई आयु सीमा लागू नहीं होती थी। शेष मुख्य चैनलों के लिए अस्थि आयु संबंधी प्रतिबंध लागू होंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि जो खजाने दांव पर लगे थे वे तुच्छ थे। असली कीमती खजाना तो महारानी की विरासत थी, जिसे केवल कनिष्ठ ही प्राप्त कर सकते थे। अपने चुने हुए उत्तराधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ चीजें छोड़ जाना मानवीय स्वभाव है। क्या आपने इसे पढ़ना समाप्त कर लिया है? बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। मातृसत्ता लिन के हाथों में वापस आने से पहले वहां मौजूद सभी लोगों ने जेड स्क्रॉल की सामग्री पर एक नजर डाली थी। इस समय कुलमाता लिन के चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा था। हम जैसे वृद्ध लोग भी इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमारी विरासत की मूल भूमि से हमारा कोई संबंध नहीं होगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की खोज हमारे परिवार के कनिष्ठों पर निर्भर करेगी। दरअसल रहस्यमय लोक में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित नहीं है। हालांकि शेनतु परिवार द्वारा हमें दिए गए जेड स्क्रॉल में लिखा है कि महान महारानी के रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार देव अंत्येष्टि के निकट है। वहां की सम्मोहन शक्ति अत्यंत भयानक है। एक साधारण प्रशिक्षु के लिए वहां तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है, वरना उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब कुलमाता ने ये कहा तो उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये बात समझ में नहीं आई। चूंकि प्राचीन महान साम्राज्य ने इस विरासत भूमि की स्थापना की थी, तो मुख्य उद्देश्य उत्तराधिकारी का चयन करना था। ऐसा उत्तराधिकारी जो वास्तव में उसका ध्यान आकर्षित कर सके। वह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति का साधना स्तर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए। लेकिन रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार इतना खतरनाक होने के कारण कम साधना स्तर वाले युवा अपनी शक्ति से उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं। इससे कुलमाता को संदेह हुआ कि जब प्राचीन महान साम्राज्य ने विरासत के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की थी, तब देव समाधि ऐसी स्थिति में नहीं थी। संभवतः बाद में कुछ परिवर्तन हुए होंगे जिनके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। या शायद स्थानिक आयामों के खिसकने के साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार लंबे समय के दौरान धीरे धीरे ईश्वर के दफन रसातल के प्रवेश द्वार की ओर स्थानांतरित हो गया हो। इसके कारण महान महारानी का वह रहस्यमय क्षेत्र, जिसे दुनिया के सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना था, अत्यंत गुप्त और खोजे जाने में कठिन हो गया। कारण जानने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का स्थान ईश्वर के दफन रसातल के निकट होने के कारण वहां प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। इसका कारण ये था कि लिन परिवार के कनिष्ठ सदस्य अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करके ईश्वर के अंतिम संस्कार रसातल तक नहीं पहुंच सकते थे। उन्हें लिन परिवार के किसी प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें इसमें शामिल कर सके। किसी कमजोर जीवित व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के इतने करीब ले जाना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। लिन परिवार में ऐसे गुणों वाले लोग बहुत कम थे। आज रात हम उन उम्मीदवारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अध्याय 429, दाग धब्बों को ठीक करना। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र न केवल एक महान अवसर था, बल्कि यह लिन शिंटो के भाग्य से भी जुड़ा हुआ था। शेनतु परिवार के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की खोज करने की वर्तमान स्थिति ये थी कि वरिष्ठ पीढ़ी रहस्यमय क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्सों का पता लगाने में सक्षम नहीं थी, जबकि युवा पीढ़ी रहस्यमय क्षेत्र के मूल में प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाई थी। इन परिस्थितियों में लिन परिवार इस बात को लेकर अनिश्चित था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में और क्या हो सकता है। और लिन शिंटो की निष्क्रिय नसों को ठीक करने की विधि बहुत आशाजनक लग सकती है, लेकिन इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा। लिन परिवार ने स्वीकार किया कि उनकी शक्ति शेनतु परिवार के कबीले से बहुत अधिक नहीं थी। लिन परिवार को भी उन स्थानों की खोज में वैसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिन स्थानों की खोज शेनतु परिवार का कबीला नहीं कर पाया था। इसलिए लिन परिवार द्वारा चुने जाने वाले लोगों का चयन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना था। सबको बाहर भेजना व्यावहारिक नहीं था। लिन परिवार में 3 मुखिया थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली मुखिया को परिवार में रहकर ही स्थिति को संभालना था, ताकि शेनतु परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर लिन परिवार के क्षेत्र को नष्ट न कर सके। शेनतु कुलपिता की शक्ति के बल पर लिन परिवार के पर्वतीय सुरक्षा कवच को भेदने में उन्हें केवल 2 घंटे लगेंगे। इसके बाद वे शेनतु परिवार के कुलीन सैनिकों का नेतृत्व करते हुए लिन परिवार का सफाया कर सकते हैं। लिन परिवार जैसे बड़े पारिवारिक कबीले के लिए वे सामान्य परिस्थितियों में उस क्षेत्र के मुखिया को बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। इसलिए लिन परिवार के पास इस अभियान के लिए केवल 2 ही वरिष्ठ बुजुर्ग थे। वे दोनों मिलकर युवा पीढ़ी को रहस्यमय क्षेत्र में बिना किसी समस्या के ले जा सकते थे। शेनतु नानतियान के जेड स्क्रॉल में दर्ज अभिलेखों के अनुसार महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र खतरों से भरा हुआ था। युवा पीढ़ी को जिन खतरों का सामना करना पड़ता था वे अपेक्षाकृत कम खतरनाक थे। आमतौर पर उनमें ज्यादा चोटें या मौतें नहीं होती थीं। इसके विपरीत बुजुर्ग पीढ़ी को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता था जो किसी भी क्षण जानलेवा साबित हो सकते थे। हो सकता है कि उन्हें वहां एक भी अवसर न मिले और अंततः उनकी मृत्यु हो जाए। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लिन परिवार की आंतरिक बैठक में सूजी ने सबसे पहले बात की। महान महारानी के इस रहस्यमय क्षेत्र की खोज शेनतु परिवार ने एक बार कर ली थी, इसलिए वहां आसानी से मिलने वाले सभी अवसर पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसलिए वरिष्ठ पीढ़ी के लिए इसमें प्रवेश करना जरूरी नहीं था। सूजी को लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसों को लेकर चिंता थी। यही कारण था कि वह व्यक्तिगत रूप से रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाना चाहता था। कुलमाता लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, बुजुर्ग सू, वरिष्ठ पीढ़ी के लिए स्थान तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमें युवा पीढ़ी के लिए स्थानों पर विचार करने की आवश्यकता है। वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछली पीढ़ी की तुलना में युवा पीढ़ी का महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दायित्व था। उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा वे बड़ों की तुलना में काफी कम होंगे। भले ही उन्हें कोई अवसर न मिले, फिर भी ये प्रशिक्षण का एक मूल्यवान मौका होगा। प्राचीन काल से चली आ रही कलाकृतियों और विरासत को देखकर अपने ज्ञान का विस्तार करने से वे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कुलमाता ने कहा, महान महारानी के रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार ईश्वर अंत्येष्टि कुंड के भंवर के पास एक स्थानिक दरार में स्थित है। यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें उस समय का चुनाव करना होगा जब भंवर की ज्वारीय शक्ति सबसे कमजोर हो। अन्यथा हमारे परिवार के वरिष्ठ जनों के लिए भी ईश्वर अंत्येष्टि कुंड की भयानक खिंचाव शक्ति का सामना करना और हमारे कनिष्ठों को अंदर लाना या रहस्यमय लोक का द्वार खोलना कठिन होगा। ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि यह कब होगा। ये कुछ महीनों में हो सकता है और यह 1 या 2 साल बाद भी हो सकता है। इसके लिए हमें काफी तैयारी करनी होगी।
और रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वर्तमान में 10 स्थान निर्धारित हैं। ये 10 लोग हमारे लिन परिवार की युवा पीढ़ी के विशिष्ट सदस्य होने चाहिए। आपका मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में सबसे बड़े अवसर उन्हीं क्षेत्रों में होंगे जिनकी आप खोज करेंगे। मातृसत्ता लिन के बोलते समय उन्होंने कई बुजुर्गों के पीछे बैठे कनिष्ठों की ओर देखा। इस पारिवारिक बैठक में कनिष्ठ सदस्यों ने भी भाग लिया और यहाँ बैठने के योग्य कनिष्ठ विद्यार्थियों की संख्या लगभग 20 ही थी। वे लिन परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिष्ठित बच्चे थे। आमतौर पर उन्हें लिन परिवार के सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त होते थे। अब उन 10 लोगों को स्पष्ट रूप से उन्हीं में से चुना जाएगा। ये सभी जूनियर घबरा गए। लगभग 20 लोगों में लिन शिंटो को छोड़कर बाकी लोगों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। जो लोग पास होने की कगार पर थे वे अपनी सांसें थामे उस फैसले का इंतजार कर रहे थे जो उनके भाग्य का फैसला करेगा। इन कनिष्ठों में से कौन प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत को देखना नहीं चाहता था? शायद उन्हें भाग्यवश चुन लिया जाए। भले ही उनका चयन न हुआ हो, फिर भी कुछ लाभ मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होगी। वरिष्ठ पीढ़ी के लिए कोई उपलब्धि हासिल करने का अवसर मिलने की संभावना कम थी, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए स्थिति अलग थी। वे अभी युवा थे, इसलिए उनके पास भरपूर अवसर और महत्वाकांक्षा थी। इस मामले में मुझे लगता है कि हम तुरंत 6 लोगों का नाम तय कर सकते हैं। कुलमाता के बगल में खड़े काले वस्त्रधारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, लिन शिंटोग, लिन किंगयुन, लिन लैंग, लिन शियाओडी, लिन फेग्युए और ली दाओक्सुआन। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा बताए गए नाम लिन परिवार की युवा पीढ़ी के निर्विवाद रूप से कुलीन वर्ग के थे। उनमें से एक शिष्य ली दाओक्सुआन था जिसका पारिवारिक उपनाम अलग था। उसके पिता का उपनाम ली था और उसने लिन परिवार की एक महिला से विवाह किया था। उसके पिता की असाधारण शक्ति के कारण लिन परिवार ने ली दाओक्सुआन को अपना उपनाम लिन में बदलने की अनुमति नहीं दी। अलग उपनाम होने के बावजूद लिन परिवार की युवा पीढ़ी के 6 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने से स्पष्ट होता है कि ली दाओक्सुआन कितना शक्तिशाली था। ये यून की निगाहें उन 6 लोगों पर घूमी। लिन शिंटोग के अलावा वो उनमें से किसी को नहीं जानता था और न ही उसने उन्हें पहले कभी देखा था। लिन परिवार में ये यून के कुछ महीनों के दौरान उसने जिन अभिजात वर्ग को देखा वे केवल निर्जन स्वर तकनीक में निपुण प्रतिभावान लोग थे। निर्जन स्वर तकनीक के प्रशिक्षु मुख्य रूप से निर्जन स्वर तकनीकों पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। मार्शल आर्ट में उनकी उपलब्धियां निस्संदेह इस ध्यान केंद्रित करने से प्रभावित होती थीं। वे लिन किंगयुन या लिन लैंग जैसे मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिभाशाली लोगों की बराबरी नहीं कर सकते थे। चूंकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को प्राचीन महान महारानी की विरासत के उत्तराधिकारी का चुनाव करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी की मार्शल आर्ट की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक था। केवल वीरान स्वर तकनीक में निपुण होना व्यर्थ था। दरअसल हालांकि शेनतू परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्राचीन निर्जन स्वर तकनीक के कई नुस्खे प्राप्त कर लिए थे, लेकिन ये नुस्खे प्राचीन महान महारानी द्वारा नहीं छोड़े गए थे, बल्कि एक प्राचीन निर्जन स्वर गुरु द्वारा छोड़े गए थे जो महान महारानी की प्रशंसा करते थे। प्राचीन महान महारानी ने निस्संदेह मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित किया था और वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मार्शल आर्ट के मार्ग पर चरम सीमा तक विजय प्राप्त की थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुलमाता ने सहजता से कहा। ये 6 लोग वाकई असाधारण थे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आगे कहा, अभी 4 और जगहें खाली हैं। हर कोई नामांकन कर सकता है। सबसे पहले हमें उनकी प्रतिभा देखनी होगी। दूसरे, हमें उनका साधना स्तर देखना होगा। साधना स्तर जितना ऊंचा होगा वे उतना ही अधिक दबाव सहन कर सकेंगे, जिससे उन्हें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में लाना आसान हो जाएगा। इससे परिवार के बुजुर्गों पर भी कुछ हद तक दबाव कम होगा। अभी तक जिन 6 लोगों का चयन किया गया है उनमें शियाओडी और युएफेंग अपेक्षाकृत कम उम्र के हैं। उन्हें साथ ले जाने में काफी ऊर्जा लगेगी। हम केवल एक और व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसका साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे हो। इससे अधिक कोई नहीं हो सकता। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शेनतू परिवार के वंश का जेड स्क्रॉल देखा था और उसने देवदफन रसातल की स्थिति का आकलन किया था। उनके विचार में लिन परिवार के 2 ग्रैंड एल्डर्स में से प्रत्येक एक वरिष्ठ कनिष्ठ और एक ऐसे कनिष्ठ को ला सकते हैं जिसका साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों से नीचे हो। इसके अलावा मातृसत्ता लिन भी थी। उनमें एक ऐसे कनिष्ठ शिष्य को लाने की क्षमता थी जिसका साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों से नीचे था। कुल मिलाकर 3 लोग थे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। कुलमाता जी, आपका क्या विचार है? आप किसे चुनेंगी? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों से नीचे के सभी उपस्थित कनिष्ठ तुरंत घबरा गए और अपनी सांसें रोक ली। उन बड़े शिष्यों में अभी उम्मीद बाकी थी। 16-17 साल की उम्र में उनके लिए सिर्फ एक ही जगह थी। हर कोई चाहता था कि उनका ही चयन हो। 16-17 वर्ष की आयु एक योद्धा के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस समय प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना बहुत फायदेमंद होता है। भला कौन जाने की देव समाधि की ज्वारीय धारा कब मन पड़ जाए। इस समय लिन शिंटोग की बड़ी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी राय में युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए युए उपयुक्त स्थान होगा। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों में कनिष्ठों में युए की ताकत को शीर्ष पर कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? लिन फेंगू ने ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वहां मौजूद सभी बुजुर्गों पर अपनी नजरें घुमाई। इन बुजुर्गों ने अपने पद का खुलासा नहीं किया। परिणामस्वरूप लिन फेंगू को बहुत प्रसन्नता हुई। अवचेतन रूप से लिन फेंगू ने यी यून की ओर एक नजर डाली। हालांकि लिन फेंगू को यी यून पसंद नहीं था, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि वीरान स्वर तकनीक में यी यून की प्रतिभा असाधारण थी। अपने भतीजों की वीरान स्वर तकनीक की तुलना यी यून से करना एक भयानक दृश्य होता।
सौभाग्यवश महान महारानी का ये रहस्यमय क्षेत्र किसी की निर्जन स्वर तकनीक की प्रतिभा पर निर्भर नहीं था। यहाँ केवल मार्शल आर्ट की प्रतिभा को ही महत्व दिया जाता था। यही निर्जन स्वर तकनीक के प्रशिक्षुओं की कमजोरी थी। लिन फेंगू के पोते थे। लिन फेंगू उनसे बहुत प्रसन्न थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि उनकी अपनी संतान को भी यह अवसर मिले। लिन फेंगू की बातें सुनकर जो कनिष्ठ छात्र परिणाम को लेकर बेहद चिंतित और उत्सुक थे, उनकी धड़कनें रुक गईं। परिवार में लिन फेंगू का एक विशेष स्थान था और लिन यू की असाधारण क्षमताओं को देखते हुए इन कनिष्ठ छात्रों को लगा कि उनकी कोई उम्मीद नहीं है। वे शारीरिक रूप से या पृष्ठभूमि के मामले में हीन थे, तो वे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते थे। इन जूनियर छात्रों के बीच नीली कमीज पहने एक युवक सीधे आगे देख रहा था। वह इधर उधर नहीं देख रहा था, उसका चेहरा एकदम शांत था। अपनी जगह पर बैठे बैठे उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह लिन यू था। लिन फेंगू को अपने पक्ष में वकालत करते देख वह स्वाभाविक रूप से खुश हुआ। कुलमाता जी, आपका क्या विचार है? इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए, है ना? अगर युवा उपयुक्त नहीं है तो कोई और भी उपयुक्त नहीं है। युवा। लिन फेंगू ने लिन यू को इशारा किया, जिससे उन्हें जल्दी से उठकर इसे स्वीकार करने और धन्यवाद देने का संकेत मिला। लिन यू ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाते हुए शांति से खड़े हो गए। अपने हाथों को जोड़ते हुए उन्होंने अपनी आवाज को शांत करने की कोशिश की। कुलमाता। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, कुलमाता लिन ने हल्के से कहा, मैंने इस पद के लिए पहले से ही किसी को सोच रखा है। कुलमाता के शब्द मानो आसमान से अचानक बिजली गिरने जैसे थे। मुस्कुरा रहा लिन यू अचानक जम गया। उसके चेहरे पर भाव थमसे गए। लिन फेंगू की मुस्कान भी गायब हो गई और उसका चेहरा बिगड़ गया। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसने कहा, कुलमाता के मन में कौन है? अगर कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहना है। इस समय मातादेवी लिन ने यी यून की ओर मुड़कर कहा, यी यून, हालांकि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र मार्शल आर्ट की विरासत भूमि है, मुझे तुम्हारी नींव बहुत मजबूत लगती है। तुम निश्चित रूप से वीरान स्वर तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ मार्शल आर्ट पर भी ध्यान दे रही होगी। क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहोगी? कुलमाता का लहजा दोस्ताना था। कुलमाता के बगल में खड़ी लिन फेंगू के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। उसका चेहरा मानो गुस्से से लाल हो गया था। वह कुछ कहने के लिए खड़ी हुई थी, जिसे कुलमाता ने अस्वीकार कर दिया था। और पलक झपकते ही कुलमाता ने बड़े ही विनम्र लहजे में पूछा कि क्या यी यून अंदर आना चाहती है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसके चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा हो। वह स्तब्ध रह गई। यी यून, फिर से यी यून। मातृदेवी ने वास्तव में यी यून को मार्शल आर्ट के एक रहस्यमय क्षेत्र में जाने के लिए चुना था, जिसका निर्जन स्वर तकनीक से कोई लेना देना नहीं था। अध्याय 430, कुलमाता का निर्णायक स्वभाव। इस समय लिन फेंगू के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। यदि यह वीरान स्वर तकनीक का कोई रहस्यमय क्षेत्र होता तो मातृदेवी द्वारा यी यून को चुनने पर उसे कुछ भी कहना नहीं होता। हालांकि यह एक मार्शल मिस्टिक क्षेत्र था, इसलिए तर्क के आधार पर यह स्थान लिन यू को दिया जाना चाहिए था। कुलमाता। लिन फेंगू ने दांत पीस लिए। हालांकि कुलमाता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्हें फेंगू की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस मामले में पहले ही फैसला कर लिया था। लिन फेंगू केवल यी यून पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती थी। उसके लिए यी यून एक निर्जन स्वर का उस्ताद था, इसलिए उसके लिए मार्शल आर्ट की विरासत की तलाश करना व्यर्थ होगा। यी यून, इस मामले पर सोच विचार करो। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र तुम्हारे लिए बेकार है। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के माहिर भी वहां प्रवेश करके कोई लाभ नहीं उठा पाते, तो तुम कैसे उठाओगे? इसके अलावा रहस्यमय लोक खतरों से भरा है। आपको परिवार में ही रहकर अपनी वीरान स्वर तकनीक का अभ्यास करना चाहिए, तभी आपकी भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय होंगी। अगर आप महान महारानी के रहस्यमय लोक में जाकर जोखिम उठाते हैं और किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो जाते हैं तो पछताने का समय निकल जाएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं आपको कुछ डेसोलेट हेवन तकनीक की नियमावली दे सकता हूँ। मैं आपके लिए डेसोलेट हेवन तकनीक की डिस्केरे भी तैयार कर सकता हूँ। लिन फेंगू ने युआनची संचार का उपयोग करके यी यून से बात की। यी यून मुस्कुराया। डेसोलेट हेवन तकनीक की नियमावली। उसे डेसोलेट हेवन तकनीक की डिस्क सरणियां दे रहे हो। लिन फेंगू जैसी बूढ़ी औरत के लिए उसकी चीजें शायद यी यून को लुभाने की जहमत भी न उठाएं। इसके अलावा अगर उसके पास वाकई अच्छी चीजें होती भी तो भी इस बात की संभावना कम ही थी कि वह उन्हें उसे दे देती। यी यून जानता था कि अगर वह इस पारिवारिक बैठक में प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो लिन फेंगू शायद उसे दरकिनार करने के लिए कुछ घटिया चीजों का इस्तेमाल करेगा और उसके साथ एक गवार जैसा व्यवहार करेगा। यी यून धीरे से खड़ी हुई और कुलमाता को प्रणाम करते हुए बोली, यह बालक कुलमाता की देखभाल और चिंता के लिए उनका आभारी है। यह बालक वास्तव में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में रुचि रखता है और उसका अन्वेषण करने की आशा रखता है। यी यून के शब्द धीमे और सौम्य थे, लेकिन जब वे लिन यू और लिन फेंगू के कानों में पड़े तो उनके चेहरे बेहद विकृत हो गए। ठीक है, कुलमाता ने उसे स्नेह भरी मुस्कान दी, तो वह स्थान यी यून के लिए आरक्षित रहेगा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में यह अवसर मूल रूप से यी यून की ही देन है, इसलिए उसके लिए एक स्थान छोड़ना उचित है। परिवार की मुखिया लिन परिवार के आंतरिक मामलों की प्रभारी थी, इसलिए उनका निर्णय अंतिम था। वह परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें सूचित कर रही थी। तुरंत ही वहां मौजूद बुजुर्गों के चेहरे पर तरह तरह के भाव उभर आए। उनमें से कई लोगों के मन में उस पद के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति का विचार था। हर कोई अपने प्रत्यक्ष वंशजों का समर्थन करना चाहता था, लेकिन यी यून के एक पद ग्रहण करने से निस्संदेह बाकी लोगों के लिए एक पद कम हो गया। सभी जानते थे कि यी यून ने अवशेष परीक्षण में परिवार के लिए एक महान सराहनीय सेवा की थी, इसलिए उन्हें पुरस्कार के रूप में एक स्थान देना उचित था। बात यह थी कि इन लोगों को लगता था कि यी यून को वह स्थान देना व्यर्थ होगा।
कुलमाता लिन फेंगू खुद को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि यीयुन ने अवशेष परीक्षण में हमारे लिन परिवार के लिए एक बड़ी आपदा को टाल दिया, लेकिन मैं यह नहीं मानती कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर यीयुन की बदौलत मिला है। लिन परिवार ने ही शेनतू नानतियान और 1000 हाथों वाली दादी को पकड़ा था। शेनतू परिवार के साथ बातचीत करने वाले भी हमारे लिन परिवार के ही लोग थे। अगर यीयुन एक कनिष्ठ के रूप में शेनतू नानतियान की बुरी योजनाओं को समझ भी गया होता तो वह अपनी ताकत से क्या कर पाता। अगर हमारे लिन परिवार की ताकत न होती तो शेनतू परिवार उसे अब तक मार चुका होता। सत्ता से ही आप अडिग रह सकते हैं। लिन परिवार ने शेनतू परिवार को नाराज करके महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाया है। इसका यीयुन से कोई लेना देना नहीं है। लिन फेंगू के शब्द उत्तेजित थे, लेकिन उनमें निहित तर्क से लिन परिवार के अन्य बुजुर्ग सहमत थे। हालांकि ये सुनकर कुलमाता का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उन्होंने केवल लिन फेंगू को ठंडी निगाहों से देखा। जो बुजुर्ग कुलमाता के व्यक्तित्व से परिचित थे वे जानते थे कि उस तरह की निगाहें डालने का मतलब था कि वह लिन फेंगू से बेहद नाराज थी। लिन फेंगू की आवाज अचानक रुक गई। अब वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। परिवार की मुखिया, जिसने इतने वर्षों तक लिन परिवार का नेतृत्व किया था, के सामने वह बेहद भयभीत थी। अगर लिन परिवार में सिर्फ आप जैसे लोग ही हों जो दुश्मनों को परिवार की तरह मानते हैं, प्रतिभाशाली लोगों को धोखा देते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के हितों को हड़पने की कोशिश करते हैं, तो लिन परिवार शायद विनाश से ज्यादा दूर नहीं होगा। नपुंसकता, ईर्ष्या, लोभ, स्वार्थ, सही गलत में अंतर न कर पाने की क्षमता, दूरदर्शिता की कमी, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को परिवार में रखने का क्या फायदा। जब कुलमाता ने ये कहा तो ऐसा लगा जैसे किसी तेज चाकू ने लिन फेंगू के दिल में वार कर दिया हो। लिन फेंगू स्तब्ध रह गई। उसके कान बजने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके चेहरे पर चढ़ गया हो। लिन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की बैठक में परिवार के निर्णयकर्ता ने उसकी बात को पूरी तरह से नकार दिया था। परिवार की मुखिया ने जो कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को परिवार में रखने का क्या फायदा है। लिन फेंगू का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और यह खून जैसा लाल रंग उसकी गर्दन तक फैल गया। वह बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। लिन फेंगू के पीछे लिन यू भी अपनी सीट पर अकड़े हुए खड़े थे। खड़े होने के क्षण से ही उन्होंने एक वाक्य भी पूरा नहीं किया था और वहीं अड़े रहे। यह बेहद शर्मनाक था। कुलमाता को इस मामले पर फैसला करते हुए सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही खाली हो गया हो। उसे महसूस हुआ कि आसपास के कनिष्ठों की निगाहें ईर्ष्या और जलन से बदलकर सहानुभूति में बदल गई थीं। आखिरकार यीयुन को कुलमाता का समर्थन प्राप्त था। उनके पास भले ही मजबूत समर्थन हो, लेकिन वह यीयुन के समर्थन से कहीं अधिक मजबूत था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लिन यू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। वह ये बात जोर से नहीं कह पाया और उसने केवल लिन फेंगू को अपनी आवाज सुनाई, मैं यीयुन से लड़ना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट के मामले में वह क्या है, मैं बिना हथियार के उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ। लिन यू की युवांची ऊर्जा असंगति से भरी हुई थी। हालांकि लिन फेंगू ने केवल अपना सिर हिलाया। अगर तुम उसे हरा भी देते हो तो क्या हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि कुलमाता को यह नहीं पता कि तुम्हारी युद्ध क्षमता ही उनसे कहीं अधिक है। लेकिन वह तुम्हें जाने नहीं देगी, क्योंकि यही उनके लिए एक इनाम है। लिन फेंगू की ये बात सुनकर लिन यू को ऐसा लगा जैसे उसकी हवा निकल गई हो। हाँ, अगर वो यीयुन को आमने सामने की लड़ाई में हरा भी देता तो क्या फर्क पड़ता। अगर वो यीयुन को बेरहमी से पीटता भी तो क्या फर्क पड़ता। बात यहां तक पहुंच गई कि कुलमाता ने उसकी युद्ध प्रतियोगिता की इच्छा तक को स्वीकार नहीं किया। कुलमाता की नजर में यीयुन का महत्व इतना अधिक था कि वह उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। यह मामला पहले ही तय हो चुका है। हालांकि यीयुन को बदलने के बारे में मत सोचो। तुम उस समय का फायदा उठा सकते हो जब गॉड बरियल एबिस की दानवी जैसी ज्वारीय शक्ति कमजोर नहीं हुई है, और खूब मेहनत से साधना करो। अगर तुम युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें यीयुन से जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी कुछ जगहें बची हैं, तो शायद तुम उनमें से एक हासिल कर सको। लिन फेंगू के संदेश का मतलब था कि उन्हें दूसरे दर्जे का स्थान स्वीकार करना पड़ा। शिखर युआन फाउंडेशन क्षेत्र और उससे ऊपर के लोगों के लिए स्थान प्राप्त करना असंभव नहीं था। युआन फाउंडेशन क्षेत्र का शिखर। लिन यू की भौहें तन गईं। अगर गॉड बरियल एबिस को 6 महीने बाद खोला जा सकता है तो वह इसके खुलने से पहले ही युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता है। भले ही यह समय कम होता, फिर भी वह सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह अपरिहार्य था कि उसकी साधना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता। इससे उसकी नींव कमजोर हो जाती। प्रतिभाशाली लोगों के लिए जल्दबाजी में सफलता हासिल करना अच्छी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ। लिन यू ने इस शिकायत को सहन किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। ... इस बैठक में 10 पदों में से 8 पदों पर अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया। 2 पदों पर भविष्य में चर्चा होनी बाकी थी। कुलमाता के समर्थन से यीयुन ने आसानी से महत्वपूर्ण पदों में से एक प्राप्त कर लिया था। इसके चलते ये स्वाभाविक था कि लिन परिवार के उच्च अधिकारियों और कनिष्ठ सदस्यों द्वारा इस मामले की गुप्त रूप से आलोचना की जाएगी। कई लोगों का मानना था कि शेष स्थानों के लिए पारिवारिक प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए थी। यही सबसे निष्पक्ष तरीका था। हालांकि पारिवारिक प्रतियोगिता होने के बावजूद उम्र में अंतर के कारण ये बताना मुश्किल था कि किसकी प्रतिभा बेहतर थी। लिन यू से अच्छे संबंध रखने वाले कुछ लोगों को लिन यू के प्रति अन्याय महसूस हुआ। उन्हें लगा कि लिन यू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को परिवार द्वारा दबा दिया गया था, जबकि औसत दर्जे की क्षमता वाले यीयुन को उनके समर्थन के कारण ये लाभ प्राप्त हुआ। ये बहुत अन्यायपूर्ण था। इस मामले में लोगों के मन में नाराजगी पैदा करना आसान था। हालांकि इसी वजह से लिन फेंगू ने आग में घी डालना बंद कर दिया। कुलमाता की कड़ी फटकार के बाद लिन फेंगू ने अपना रवैया नरम कर लिया।
वह जानती थी कि अगर वह इस मामले पर चुपके से चर्चा करती तो ये कुलमाता की बदनामी करने के बराबर होता। अब वह ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती थी जिससे कुलमाता नाराज हो, क्योंकि अगर यह बात कुलमाता तक पहुंच जाती तो इसके परिणाम भयावह होते। समय बताएगा। जब लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, लिन फेंगू ने आत्मविश्वास से कहा। उनके चेहरे पर दृढ़ विश्वास था, अगर यूए युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों और उससे नीचे के लोगों के लिए आरक्षित स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर यूए कोई सफलता हासिल कर लेता है तो वह शेष 2 स्थानों में से एक प्राप्त कर सकता है। आग ही असली सोने की कसौटी है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते ही यू एर अपनी योग्यता साबित करेगा। जब ऐसा होगा तो यू एर अपने परिणामों का उपयोग उन लोगों को चुप कराने के लिए करेगा जो उस पर हंस रहे थे। वह उन लोगों को भी बताएगा जिनमें कोई प्रतिभा नहीं है कि प्रतिभा क्या होती है और ताकत क्या होती है। लिन फेंगू द्वारा उल्लिखित क्षमताओं से रहित लोग स्वाभाविक रूप से ये यून की ओर इशारा कर रहे थे। उसने बस इसे स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत नहीं की। इन चर्चाओं के बारे में ये यून उदासीन था। बैठक समाप्त होने के बाद से ही ये यून प्रशिक्षण के लिए एक एकांत कक्ष में चला गया था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के खुलने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल का समय था और सबसे कम समय कुछ महीनों का था। किसी को नहीं पता था कि ईश्वर दफन रसातल की दानव समान ज्वारीय शक्ति कब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचेगी। ये यून इस समय का उपयोग बैंगनी क्रिस्टल के भीतर मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा को ठीक से पचाने के लिए करने की योजना बना रही थी। अवशेष परीक्षण में ये यून ने महान महारानी के अवशेष से निकले शुद्ध यांग ऊर्जा के सार को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अब यह ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल में संग्रहित थी, इसलिए अब इसे अपनी शक्ति में बदलने का समय था। उन्हें पता था कि उनकी ताकत में थोड़े ही समय में जबरदस्त उछाल आएगा। केवल ये यून ही नहीं बल्कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के लिए चुने गए अन्य कनिष्ठ शिष्यों ने भी साधना में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। शेष 2 स्थानों के लिए लिन परिवार के कई कनिष्ठ शिष्यों ने कड़ी मेहनत की। लोगों को पता था कि महान महारानी का यह रहस्यमय क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी को भाग्यवश इसमें कोई बड़ा अवसर मिल जाए तो ये किसी मछली के अजगर के द्वार से छलांग लगाने के समान होगा। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। यह एक प्राचीन अद्वितीय महान महारानी की विरासत थी। तुलनात्मक रूप से तियान युआन काल के कई बड़े पारिवारिक वंश उस स्तर के नहीं थे। इसके अलावा अगर किसी को लिन शिंटो को ठीक करने का कोई प्राचीन नुस्खा मिल जाए तो उसे असीम सम्मान और लाभ प्राप्त होंगे। शायद लिन शिंटो का दिल जीतने का भी थोड़ा सा मौका मिल जाए। लिन परिवार में जब तक उनके बीच रक्त संबंध की 3 पीढ़ियां अलग अलग होती थी तब तक वे आपस में शादी कर सकते थे। उनमें से कई लोगों का लिन शिंटो से कोई आनुवंशिक संबंध नहीं था। सभी संभावित लाभों को देखते हुए लोग बेहद उत्साहित थे। मैं कुलमाता को इसका पछतावा करवाऊंगा। चमकीली चांदनी में नीले वस्त्र पहने एक युवक चट्टान पर खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को चट्टान में गाड़ दिया और उसकी आंखों में अस्वीकृति की चमक थी। वह लिन यू था। हालात बदलेंगे जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया। लिन यू, मैं अपने नतीजों से तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा।